मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 3-3 2017 का क्वेश्चन पूछा गया था। 2017 के अनुसार दोस्तों जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है आपका 2016 में दिया गया था, मनोज कुमार को दिया गया था। 2016 में दिया गया था मनोज कुमार को, और फिर 2019 में भी दिया गया अमिताभ बच्चन को। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों आपका, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। पहले खिलाड़ी कौन थे जिन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले जो पहले खिलाड़ी हैं, और दोस्तों पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो पद्म विभूषण ये सेकंड नंबर का सबसे टॉप का अवार्ड होता है। पहले नंबर भारत आता है, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म श्री आता है। ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें बच्चा, तो इसकी स्थापना आपकी 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना की गई। 1954 में भारत में पद्म श्री और पद्म विभूषण की स्थापना की गई। और ये आपको सबसे पहले खिलाड़ी कौन थे, जो विश्वनाथ आनंद थे। विश्वनाथ आनंद को एक अवार्ड दिया गया था। विश्वनाथन आनंद जो कि चेस मेकर हैं, चेस के दोस्तों विश्वनाथ आनंद की अगर हम बात करें, ये पहले खिलाड़ी है जिन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया, जो कि 2007 में ये अवार्ड दिया गया। 1998 में दोस्तों जो विश्वनाथ आनंदम है, और विश्वनाथ आनंद जो कि फर्स्ट ग्रैंड मास्टर इंडिया बन गए थे। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर इंडिया बन गए थे आपके विश्वनाथ आनंद, जो कि चेस में ये पूरे विश्व भर में फेमस है। और 1991 में दोस्तों 1991 की बात करें तो विश्वनाथ आनंद फर्स्ट खिलाड़ी थे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत में कौन सा दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है। तो भारत में कौन सा दूसरा सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, तो वो आपका सम्मान दिया जाता है अभी जस्ट मैंने बताया पद्म विभूषण अवार्ड। ठीक है, पद्म विभूषण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लिया, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसी 2019 का में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि क्वेश्चन ऐसा सीजीएल आपका टायर 1 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। टायर 1 का एग्जाम 2019 में हुआ सीजीएल का, जो कि 7/3/2020 को एग्जाम हुआ था। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में अर्जुन पुरस्कार आखिर किसको प्राप्त नहीं हुआ था। दोस्तों ऑप्शन के अनुसार अगर मैं बात करूँ आपसे, दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की बात करें, अर्जुन पुरस्कार दोस्तों बेसिकली ये आपका वीरता के लिए दिया जाता है। ठीक है, और बेसिकली स्पोर्ट्स से संबंधित आपका अर्जुन पुरस्कार, स्पोर्ट्स से संबंधित आपका 1961 में अर्जुन पुरस्कार स्टार्ट किया गया था। 1961 में शुरू किया गया था अर्जुन पुरस्कार, जो कि स्पोर्ट में दिया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें 2019 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था, इनमें से किसको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था। दोस्तों देखिए, अगर हम ऑप्शन की अगर बात करें तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मलजमान पटेल को ये अवार्ड नहीं दिया गया था। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके इन सबको दिया गया था। सचिन जडेजा जो कि क्रिकेट से संबंधित थे, और पूनम पांडे जो कि महिला क्रिकेटर हैं, इनको भी अवार्ड दिया गया था। जबकि दोस्तों मलजमान पटेल को अवार्ड नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, और एक और स्वप्ना बर्मन कौन है भाई, स्वप्ना बर्मन आपकी एथलीट्स हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कर्णम मल्लेश्वरी को पद्म श्री अवार्ड कब मिला था। जो आपकी जो दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी आखिर इनको पद्म श्री अवार्ड कब मिला था। तो कर्णम मल्लेश्वरी को पद्म श्री अवार्ड दिया गया था 1999 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1999 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम दोस्तों आपसे बात करें बच्चा, ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है सर आपने इनके बारे में बताया नहीं। किसके बारे में सही, हाँ मलजमान पटेल के बारे में सर आपने बताया। तो मलजमान पटेल के बारे में बच्चा मैं आपको बताऊं, मलजमान पटेल को 2019 में 2004 अवार्ड मिला है। ये हॉकी टीम के कोच हैं, हॉकी के कोच हैं आपके मलजमान पटेल। ठीक है बच्चा, समझ गया बात को। जो मलजमान पटेल ये आपके हॉकी टीम के कोच हैं, उसके लिए 2019 में 2004 अवार्ड मिला है। बाकी दोस्तों ये सब अवार्ड अर्जुन पुरस्कार ये सब मिले हैं आपके स्वप्ना रविंद्र जडेजा, स्वप्ना बर्मन, पूनम पांडे सबको मिल चुका है। ठीक है मेरे भाई, अब आपको बात समझ में आई। ओके चलो, कर्णम मल्लेश्वरी को पद्म श्री अवार्ड कब मिला था। कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों पद्म श्री अवार्ड 1992 में दिया गया, 1999 में दिया गया। और ये आपके इनको किस लिए दिया गया, तो कर्णम मल्लेश्वरी एक आपकी बेसिकली भरत टोला यानी कि वेट लिफ्टर है, उसके लिए कर्णम मल्लेश्वरी को अवार्ड मिला था। ठीक है, ये पहली थी ना, ये अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए। और कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में 2 चीज़ें बताते हैं, सुनिए आप बात को। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में दोस्तों मैं 2-3 चीज़ें बताते हैं। इनको 1999 में दोस्तों पद्म श्री अवार्ड दिया गया था, पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाकी आपकी एक वेट लिफ्टर थी, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोस्तों इन्होंने 3 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीते थे। वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने 3 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीते थे। और नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताओ कैसा आपको वीडियो लग रहा है। इस वीडियो को एक कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी आपका एजुकेशन ग्रुप है, वहाँ पर शेयर जरूर कर दिया करें, है ना, सो दैट मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट बनाता रहूं। बच्चे जब लाइक कमेंट और शेयर करते हैं तो हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं, आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपके पास कंटेंट आ पाता है, आप देख सकते हैं यार। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। डेली बेसिस पर साथियों मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें। ठीक है भाई, चलिए इसके अलावा साथियों बच्चा
बोलते हैं सर जो पीडीएफ वगैरह हमें कहाँ मिलेगी? तो साथियों जो भी आपको पीडीएफ वगैरह जो क्लास की मिलती है वो आपको सब गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप पर मिलेंगी, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी डेली कोई आपको यहाँ पर मिलेंगी, ई बुक वगैरह, टेस्ट सीरीज और अपडेटेड कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसको आप गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर करंट अफेयर वगैरह की मैं जल्दी ही आपके लिए ई बुक वगैरह लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी साथियों विज्ञान चालीसा भी ले सकते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगी। इसमें टॉप 5000 क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपकी रेलवे एसएससी के लिए वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। और किसी प्रकार का डाउट इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। और बाकी साथियों एसएससी और रेलवे का एग्जाम पैक भी आप ले सकते हैं, जिसमें दोस्तों 10,000 से ज्यादा टेस्ट, यहाँ पर लगभग 12,000 प्लस टेस्ट मिलेंगे आपको। और इसमें दोस्तों 300 से ज्यादा फ्री टेस्ट है, जिसको फ्री टेस्ट को अटेंड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में है, जिसमें आपको ऑल ओवर इंडिया अपना इसको पता लग जाएगा आपका क्या स्कोर चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक डाल दूंगा, आप फ्री टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। बाकी इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगी, क्योंकि केवल 499 रुपए में आपको दी जा रही है, ठीक है भाई। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग आपसे विश्व या भारत में प्रथम से संबंधित क्वेश्चन चर्चा करेंगे। यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, है ना। तो मतलब फर्स्ट भारत में कौन किसने क्या किया, सब कुछ हम आपसे चर्चा करेंगे। पूरे विश्व से संबंधित चर्चा करेंगे, भाई विश्व में प्रथम कौन कौन रहा है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीए में क्वेश्चन पूछेगा वही आपसे चर्चा किए जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? दोस्तों भारत के जो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे इनका नाम था दोस्तों आपका बिल्कुल सही इस्कंदर मिर्जा था। ऑप्शन नंबर डी इस्कंदर मिर्जा, जो कि पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 2 साल का रहा, 1956 से लेकर 58 तक रहे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को दोस्तों पहले भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला है 1998 में दोस्तों इन्हें नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन को 1999 में इन्हें भारत में पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। इन्हें इकोनॉमिक्स की फील्ड में दिया गया अवार्ड। और दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? दोस्तों दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों आपका श्री मावो भंडार नायके। ये आपकी श्री मावो जो भंडार नायके हैं, ये आपकी श्रीलंका की पहली महिला श्रीलंका की थी, और इनका जन्म 1916 में हुआ था, और ये आपकी 2000 में एक्सपायर हो गई, ठीक है। और ये दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है श्री मावो भंडार नायके। और इनका 3 बार, ये आपकी बेसिकली 3 बार प्रधानमंत्री रही, ये आपकी 3 बार प्रधानमंत्री रही। और 3 बार सबसे स्टार्ट हुआ था इनका कब से, 1960 से स्टार्ट हुआ था कार्यकाल, फिर उनका चला लगभग 65 तक चला, फिर इसके बाद 70 से लेकर 77 तक चला, इंदिरा गांधी थी उस समय, फिर उसके बाद 94 से लेकर 2000 तक चला, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी की। तो इंदिरा गांधी की बात सुन लो भाई। इंदिरा गांधी दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी दोस्तों 2 बार रही, 2 बार प्रधानमंत्री रही, और 66 से लेकर मतलब 66 से लेकर आपके 77 तक रही, मतलब 4-5 महीने का कार्यकाल रहा चूंकि। और 66 से लेकर 77 तक रही, फिर 1980 से लेकर 1984 तक रही, 1984 तक कुल मिलाकर का कार्यकाल रहा। बीच में मोरारजी देसाई साहब आए थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? दोस्तों इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था मिहिर सेन। ऑप्शन नंबर बी मिहिर सेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मिहिर सेन दोस्तों इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया चुका है, पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये 5 अन्य स्टेट को तैरकर पार कर किया था और दुनिया के पहले तैराक बन गए थे मिहिर सेन। अगला क्वेश्चन आपका, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय थे आपके मिहिर सेन। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लो। अगला क्वेश्चन आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला छिन्नांगित महिला का नाम बताइए, यानी कि पहली महिला कौन है, यानी कि एग्जाम में बच्चा यही आपसे कंफ्यूज करेगा, एम्प्यूट यानी कि छिन्नांगित यानी कि दिव्यांग महिला का नाम बताइए, मतलब भारत की पहली महिला दिव्यांग कौन है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणिमा सिन्हा। दोस्तों अरुणिमा सिन्हा जो कि 2013 में माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने क्लाइंब किया, और बहुत ही खतरनाक विकट परिस्थिति होने के बावजूद दोस्तों इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब किया। इनके एक पाँव टूट गया था, तब भी दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी और दुनिया की पहली महिला बन गई हैं, दिव्यांग महिला बन गई जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें दोस्तों, ये बहुत ही मोटिवेशनल पर्सन है दोस्तों। अगर आपने यूट्यूब पर इनका वीडियो नहीं देखा, यूट्यूब पे आप वीडियो देखिएगा, बहुत ही आपको इंस्पिरेशन मिलेगा यार कि वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। आपको आपके अंदर एक मोटिवेशनल वाली एक फीलिंग आएगी। तो बच्चा इतनी मतलब विकट परिस्थिति में तब भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, तो बच्चा आपके साथ कुछ भी हो, बच्चा मेहनत करो, मेहनत से का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन जरूर होगा, है ना। तो काफ़ी ऐसे उदाहरण हैं जो जिनके मतलब खतरनाक परिस्थिति है तब भी वो सफल हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों अरुणिमा सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की अगर हम लंबाई की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की लंबाई आपकी भाई बिल्कुल सही, माउंट एवरेस्ट की लंबाई 8848 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों यार प्रेमलता अग्रवाल की बात करें क्या? प्रेमलता अग्रवाल भाई ये थी आपकी, ये 5 जो आपके 7 महाद्वीप थे उन पर क्लाइंब इन्होंने कर लिया। और जो आपकी पूर्णा मालवत हैं, ये 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब कर लिया था। और अंशु जनसिम्पा है, इनके साथ भी अलग ही इतिहास है, ये 5 दिन के अंदर 2 बार माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने क्लाइंब कर लिया था। इन मतलब महिलाओं ने यार अलग ही इतिहास रचा है। तो ऑप्शन नंबर भी अरुणिमा सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला आपकी अरुणिमा सिन्हा है, ठीक है।
शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में दोस्तों हम किसको जानते हैं? तो शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में हम जानते हैं सुश्रुत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सुश्रुत आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ पर? काशी में इनका जन्म हुआ था, सुश्रुत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी, वो आपकी थी बिल्कुल सही, आरती शाह। आरती शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरती शाह दोस्तों इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला थी, 1960 में इन्होंने पार किया था, और ये आपकी कोलकाता की रहने वाली, कोलकाता की रहने वाली आरती शाह जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, माउंट मकालू। माउंट मकालू की अगर बात करें तो माउंट मकालू की दोस्तों जो चोटी की लंबाई है 8481 मीटर ऊंचा है माउंट मकालू। ठीक है, माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो माउंट मकालू जो कि इसकी ऊंचाई 8481 मीटर है, इस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। फिर उसका माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ गई थी, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रियंका मोहिते। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? तो ये मानव विकास रिपोर्ट है सबसे पहले कब प्रकाशित हुई थी? जो सबसे पहले 1990 में किया गया था, और जो मानव विकास रिपोर्ट है सबसे पहले प्रकाशित 1990 में किया गया। और जो पाकिस्तान की अर्थशास्त्री थी इनका नाम था दोस्तों महबूब उल हक, और इनके समर्थन में इन्हें मिला था इस रिपोर्ट को, इन्होंने बहुत इनका योगदान था। ठीक है, तो फिर उसके बाद प्रकाशित किया गया था मानव विकास रिपोर्ट 1990 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका फरवरी 2019 में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के रूप में चयनित हुई हैं, जो कि चंडीगढ़ की बेटियां हैं, जिनका नाम चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, हिना जायसवाल ने पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बनकर इतिहास रच दिया है, इतिहास रचा है 2019 में। अगला क्वेश्चन आपका ना केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। जस्ट अभी मैंने बताया 1960 से इनका कार्यकाल चालू हुआ, जिनका नाम है दोस्तों श्रीमाबू भंडारनायके, जो कि श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री और पूरे विश्व भर की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। फिर उसका इंदिरा गांधी खैर बन गई थी। टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देने वाला बॉलीवुड के प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। टाइम्स मैगजीन के मेन कवर पेज पर दिखने वाला जो बॉलीवुड के एक्टर हैं उनका नाम क्या है, जो पहली बार ने टाइम मैगजीन ने कवर किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों परवीन बाबी एक एक्ट्रेस है। ठीक है, परवीन बाबी, और जिन्हें टाइम्स मैगजीन ने सबसे पहले अपने फ्रंट पेज पे कवर किया था, कवर पेज पे इनकी फोटो निकाली थी। ठीक है, जो कि एक अभिनेता है। 1976 में ऐसी बात घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन है? दोस्तों अगर भारत के प्रथम फील्ड मार्शल की बात करें तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल आपके SHFJ मानेक शाह हैं। और SHF की अगर हम बात करें तो SHF का फुल फॉर्म क्या होता है? SHF, तो S मतलब साथियों होता है आपका सेम, H मतलब होता है साथियों हार्मोस जी, और F मतलब साथियों आपका क्या होता है? फ्रेव जी। ठीक है, सेम आपका होता है कुल में सेम हार्मोस जी, फ्रेव जी, मानिक शाह, ये आपके भारत के पहले फील्ड मार्शल हैं, और ये आपके इन्हें हम लोग सैम बहादुर भी कहते हैं। ठीक है, सैम आपको इनको हम लोग सैम बहादुर भी बोलते हैं, मानिक शाह जी को। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे, वो भी हमारे भारतीय ही थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की गणना की थी, जो कि बंगाली मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने गणना की थी माउंट एवरेस्ट इतनी ऊंचाई है, समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की इतनी ऊंचाई है। तो दोस्तों उनका नाम है आपका राधानाथ सिकदार, जो कि आपके बंगाल के थे, बंगाली थे, आपके मैथमेटिशियन थे। ठीक है, भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट का नाम बताइए। तो भारतीय नौसेना में दोस्तों पहली महिला पायलट का नाम है आपका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवांगी। ठीक है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह हैं, जो कि सब लेफ्टिनेंट है, और ये आपकी बिहार की बेटियां हैं, बिहार की रहने वाली, बिहार की मुजफ्फरपुर जगह की रहने वाली है, मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली है, और इन्होंने एक इतिहास रचा है 24 वर्ष की उम्र में। ठीक है, ये आपका विमान डोनियर 228 चलाएंगे। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा दिया जाने वाला स्पेस ऑस्कर्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय स्टार्टअप कंपनी कौन सी है? तो पहली भारतीय स्टार्टअप कंपनी आपकी ब्लू स्काई एनालिटिक्स है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम ये आपका बेसिकली कब आया था? चलिए अब मिसलेनियस देखेंगे भाई, मिसलेनियस क्वेश्चन। चलो यार, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलो अगर दोस्तों बात करें सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अशांत क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में भारतीय सशस्त्र बलों का विशेष अधिकार प्रदान करता है। तो ये कौन सी ईस्वी में होता था भाई बताइए? तो साथियों कहानी सुनना, बात को अच्छे से समझना बात को। अगर हम दोस्तों आपसे बात करें 1958 की अगर हम बात करें तो सशस्त्र बल अधिनियम जो आपके संसद में पारित हुआ था। ठीक है, और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग आल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? अपस्पा इसको हम कानून बोलते हैं, अपस्पा कानून भी हम इसको बोलते हैं। और ये आपका कहाँ एप्लीकेबल होता है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में एप्लीकेबल होता है, अरुणाचल प्रदेश में AP लिख देते हैं, असम में, जो भी आपके पूर्वांचल वाले इलाके हैं, पूर्वोत्तर वाले राज्य, वहाँ सब अप्लाई होता है। ठीक है, जो समय सिस्टम में आते हैं, मणिपुर में आपका अप्लाई होता है, ये आपका साथियों मेघालय में होता है, और ये आपका मिजोरम में भी अप्लाई होता है। जो भी अशांत राज्य हैं जहाँ पर नक्सली इलाके हैं, और वहाँ पर ये अलाउ होता है कि यहाँ इनका बेसिकली मोटो क्या था, और सशस्त्र बल लाने का मेन मोटो था कि दोस्तों अशांत इलाकों में सैन्य बलों को विशेष अधिकार प्रदान करना, ताकि वहाँ पर स्थिति बनी रहे। ठीक है, तो इन अशांत क्षेत्र के रूप में तो सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम आपका आया था कब? 1958 में, और अशांत क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में भारतीय सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार प्रदान करना इसका मेन मोटिव था। मोटिव तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मशहूर चिकित्सक फिजिशियंस
थे। ठीक है, इनमें से आके कौन मतलब महान चिकित्सक थे, फेमस चिकित्सक और फिजिशियन थे, बताइए जल्दी से बताइए। चलिए इसमें इसको वो कर देता हूँ, जूम आउट इन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलिए सुनिए बात को, राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिधान चंद राय। ठीक है, बिधान चंद राय जो कि मशहूर चिकित्सक फिजिशियन थे। और अगर बिधान चंद राय की बात करें, बिधान चंद राय की बात करें दोस्तों, एक विशिष्ट आपके चिकित्सक हुआ करते थे, विशिष्ट चिकित्सक हुआ करते थे। और साथ ही साथ दोस्तों ये आपके समाज सेवी भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, समाज सेवी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी हुआ करते थे आपके। ठीक है, और इसके अलावा इनका अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म आपका 1 जुलाई 1882 को इनका जन्म हुआ। बिहारी थे आपके और जन्म हुआ इनका बांकीपुर बिहार में हुआ था, बांकीपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था। और 1 जुलाई इन्हीं के जन्मदिन को उपलक्ष्य में तो हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर डे इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है। और इन्हें 1961 में भारत ने पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारत ने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। चिकित्सा फील्ड में भारत ने पुरस्कार दिया गया 1961 में। ये आपके मशहूर चिकित्सक फिजिशियन थे आपके बिधान चंद्र राय जी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, बिहार के थे, पटना के थे। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा जो नदी पुल है वो आपका है महात्मा सेतु। महात्मा सेतु दोस्तों भारत का सबसे, महात्मा गांधी सेतु भारत का सबसे लंबा नदी पुल है दोस्तों। अगर बात करें महात्मा गांधी सेतु की, ये कहाँ पर स्थित है, सिचुएटेड बच्चा कहाँ पर है, तो सिचुएटेड आपका ये पटना में स्थित है, पटना में गंगा नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर स्थित है। और दोस्तों ये आपकी इसके कनेक्ट किसको करता है, कनेक्ट आपका करता है यहाँ से आप दोस्तों पटना से हाजीपुर चले जाते हैं नाव के माध्यम से, है ना, पटना से हाजीपुर को कनेक्ट करता है ये ब्रिज। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें लंबाई इसकी कितनी है, तो लंबाई इसकी बच्चा 5575 मीटर का पुल है पूरा। ठीक है, और इसका उद्घाटन कब किया गया था, इसका उद्घाटन अच्छा किया गया आपका मई 1982 में इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, सब चीज़ मैंने आपको बढ़िया तरीके से क्लियर कर दी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका महात्मा गांधी सेतु हो जाएगा, जो कि आपका दोस्तों पटना से हाजीपुर हम जाते हैं नाव के माध्यम से, सबसे लंबा नदी पुल है जो कि पटना में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में पटना के पास पाए गए स्लेश के उत्खनन अवशेषों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया। तो वो कौन सी जगह थी, वो कौन सी साइट थी। ठीक है, तो बिहार में दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा महाविद्यालय। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में यूनेस्को ने सूची में शामिल किया था, यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, जिसको जो तहस नहस बिल्कुल पूरी तरीके से हो गई थी। ठीक है, और इसको तहस नहस करने वाले कौन थे, नालंदा विश्वविद्यालय को, जो कि बौद्ध धर्म का केंद्र था, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है। और इसको दोस्तों नष्ट किया था, किसने बर्बाद किया था, जो कि था आपका बख्तियार खिलजी 1193 में, बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देरी किए हुए। निम्नलिखित में से कौन भारत की ओर से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित की गई, भारत की ओर से यूनेस्को की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, तो आपकी वो है विरासत दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 2017 में मानवता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल आपका कुंभ मेला किया गया था, कुंभ मेला को शामिल किया गया था। तो 2000 आपकी जो भारत में यूनेस्को की मानवता के अनुसार अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत सूची में, उसमें आपका 2017 में कुंभ मेला को चालू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी कुंभ मेला राइट आंसर हो जाएगा। और कुंभ मेला दोस्तों आप जानते हैं कुंभ मेला 4 जगहों पर लगता है, उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन, हरिद्वार आपका नासिक, और एक आपका दोस्तों कहा उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, एक प्रयागराज, इलाहाबाद जिसका नाम पुराना था प्रयागराज। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी गुफा यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है, वो गुफा कौन सी है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। दोस्तों सबसे पहले तो यार अपन यूनेस्को से संबंधित चर्चा आपसे करेंगे, सुनना बात को सुनना, अच्छे से समझना दोस्तों। ये क्वेश्चन आते हैं, नोट डाउन इसको कर लीजिएगा भाई। यूनेस्को की हम बात करें दोस्तों, एग्जाम में पूछता है यूनेस्को का फुल फॉर्म, सबसे पहले तो एग्जाम में आपसे पूछेगा भाई यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो बच्चे आप क्या बताओगे यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। यू मतलब होता है साथियों यूनाइटेड, नोट डाउन कर लो इसको, है ना, यूनाइटेड नेशंस। साथियों वीडियो को लाइक जरूर करो, बहुत कंटेंट लगता है, मेहनत लगती है, जाके कंटेंट आपके पास आता है। ई फॉर एजुकेशनल, और एस फॉर साथियों क्या होता है साइंटिफिक, और सी फॉर क्या होता है भाई साइंटिफिक एंड कल्चरल, और ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म अच्छा क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो बच्चा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखिए फ्रांस की पेरिस सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। ये फाउंड कब किया गया था भाई, इसकी स्थापना यानी कब हुई थी, तो इसकी स्थापना बच्चा 16 नवंबर आपकी 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 1945 में इसकी स्थापना हुई, भारत आजाद से 2 साल पहले। याद रखिए भारत आजाद से 2 साल पहले यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और टोटल जो स्थल है 40 स्थल इसमें शामिल है यूनेस्को में। ठीक है, अभी तक भारत के टोटल 40 साइट शामिल हैं। तो ऑप्शन के अनुसार बताइए भाई आखिर इनमें से कौन सा यूनेस्को में शामिल नहीं है। तो दोस्तों आप जानते ही हैं बच्चा, जो एलिफेंट केव्स है इसको 1987 में शामिल किया गया था यूनेस्को की विरासत सूची में। अजंता की गुफा को 1983 में शामिल किया गया, 1983 में। और जो आपकी काले की गुफा है, एलोरा की गुफा को साथियों किया गया 1983 में शामिल।
जबकि साथियों आपका जो कार्ली गुफा है इसको अभी तक शामिल नहीं किया गया, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्ला गुफा। कार्ली की गुफा को शामिल नहीं किया गया, सी को टिक कर लो, आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आपका सही है, बताओ आखिर में से कौन सा विकल्प है जो कि सही है, बताओ फटाफट से बताओ आखिर में से कौन सा विकल्प है जो कि सही है। चलिए चलिए बताइए फटाफट से, जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बताइए आखिर में से कौन सा विकल्प है जो कि सही है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका गुल फरोसन फूलों का त्यौहार, जो कि आपका अगस्त में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? दिल्ली में आपका त्यौहार मनाया जाता है। ये वाला कथन आपका बिल्कुल सही है, और इसको हम लोग दोस्तों शहरी गुल या फिर फूल वालों की सैर भी कहते हैं। इस त्यौहार को जो अगस्त के महीने में मनाया जाता है और दिल्ली में मनाया जाता है, आपका गुल फरोसन फूलों का त्यौहार। ये वाला ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? बच्चा बताओ आखिर में से कौन सी भाषा जो कि भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं आती, शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं आती है। तो क्लासिकल लैंग्वेज में बच्चा आपकी जो भाषा है जो नहीं आती वो आपकी पाली भाषा है, जो कि लैंग्वेज में नहीं आती। पाली भाषा बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ अधिकांश ग्रंथ सब पाली भाषा में लिखे गए हैं, जो कि प्राचीन भाषा है। ठीक है, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़ ये सब आपकी शास्त्रीय भाषा में आपकी पाली नहीं आती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में बॉम्बे योजना 1944 किस पर आधारित मसौदा योजना थी? तो ये आपकी आर्थिक नीतियों पर आधारित मसौदा योजना थी, बॉम्बे योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए, भारतीय रेलवे के यात्रियों की विभिन्न शिकायतों को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नंबर एक नया एकीकृत हेल्पलाइन नंबर है? तो ये नंबर है 139। ठीक है, जो कि आपका भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि शिकायत कंप्लेन नंबर है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का मेट्रोमैन हम किसे कहते हैं? तो भाई भारत का मेट्रोमैन हम किसको कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भाई, मेट्रो लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। भारत का मेट्रोमैन हम किसको कहते हैं? दोस्तों भारत का मेट्रोमैन हम कहते हैं किसको? या इंजीनियर श्रीधरन को। इंजीनियर श्रीधरन थे, इनको हम भारत का मेट्रोमैन कहते हैं। ER श्रीधरन को हम कहते हैं, जो कि फेमस सिविल इंजीनियर। फेमस क्या है भाई? सिविल इंजीनियर, फेमस सिविल इंजीनियर है भाई। इनको हम लोग इंजीनियर श्रीधरन को, और 1995 से लेकर, अगर 1995 से लेकर 2012 की बात करें तो इन्होंने दिल्ली मेट्रो के महानिदेशक के रूप में इन्होंने काम किया है। दिल्ली के निदेशक के रूप में इन्होंने काम किया है, दिल्ली के निदेशक के रूप में इन्होंने काम किया है। और आल्सो कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं, और इनका मेट्रोमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, इनको मेट्रोमैन बोलते हैं। आपका इंजीनियर श्रीधरन को बोलते हैं। 2001 में दोस्तों इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। और 2008 में दोस्तों इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया, पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था, विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया, जो कि देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च अवार्ड है। तो इंजीनियर श्रीधरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुबई और चेरापूंजी में कोयला खनन एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो बताइए भाई फटाफट से बताइए। तो इसको दोस्तों हम लोग बताइए क्या बोलते हैं। चलिए राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसको हम लोग रेड होल खनन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी नेता की प्रतीक्षा मत करो, अकेले रहो, अकेले करो, व्यक्ति से व्यक्ति करो द्वारा इस प्रसिद्ध पंक्ति को किसने कहा था? किसी नेता की प्रतीक्षा मत करो, अकेले करो, व्यक्ति से व्यक्ति द्वारा इस प्रसिद्ध पंक्ति को किसने कहा था? तो इस प्रसिद्ध पंक्ति को कहने वाली थी मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर सी मदर टेरेसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया जा चुका है शांति के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा, देखिए। इरेटोस्थेनीस ने दो अलग अलग स्थानों पर सूर्य की किरणों के कोण का उपयोग करते हुए पृथ्वी की परिधि को गणितीय रूप में मापा था। निम्नलिखित में से ये दो स्थान कौन से हैं? तो वो दो स्थान भाई कौन कौन से हैं बताइए। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइने एवं एलेक्जेंड्रिया। ठीक है, तो साइने और एलेक्जेंड्रिया जगहें हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ब्लैक डेथ एक प्रकार का प्लेग संपूर्ण यूरोप में किस वर्ष में फैला था? एक प्रकार का प्लेग है ब्लैक डेथ, संपूर्ण पूरे यूरोप में कौन से वर्ष में फैला था? तो पूरे यूरोप में 1348 में फैला था पूरी बीमारी है ब्लैक डेथ। ठीक है, इसमें लगभग 7.5 से लेकर 20 करोड़ लोग मारे गए थे ब्लैक डेथ वाली में। ठीक है, तो ये आपका 1348 ईस्वी में फैल गया था ये। लोटस टेम्पल भारत में दिल्ली में स्थित है। यह संगमरमर की बिना आधार वाली कितनी पंक्तियों से मिलकर बना है? अगर दोस्तों हम कमल मंदिर की बात करें तो सुनना बात को अच्छे से, इसको भी हम लोग आपको बढ़िया तरीके से समझाते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बढ़िया तरीके से उसको करवा रहे हैं, ताकि भाई कभी आपसे आए कभी चूके ना, है ना। देखो अगर हम बात करें कमल मंदिर की, दोस्तों कमल मंदिर नोट डाउन कर लीजिए, मैं बार बार बोलूँ नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लो। कमल मंदिर को दोस्तों हम लोग लोटस टेम्पल भी बोलते हैं, लोटस टेम्पल बोलते हैं। और जो कि ठीक है, लोटस टेम्पल का हिंदी में कमल मंदिर होता है, और जो कि दोस्तों आपका दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है आपका। ठीक है, दिल्ली। ठीक है, और मंदिर का उद्घाटन कब किया हुआ? मंदिर उद्घाटन, ठीक है, उद्घाटन बड़ी तरीके में आपको नोट्स समझा के बता रहा हूँ। तो 24 दिसंबर 1986 को इसका उद्घाटन हुआ कमल मंदिर का। और ये आपको किसको कौन से धर्म को समर्पित है? समर्पित धर्म, तो आपका ये आपका बहाई धर्म को समर्पित है, बहाई धर्म को समर्पित ये मंदिर है। और इसमें ना तो कोई मूर्ति है, इस मंदिर में दोस्तों ना तो कोई मूर्ति है, और ना ही इसमें कोई धार्मिक कर्मकांड है। ये दिल्ली में स्थित कमल मंदिर लोटस के आकार में है। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखो
अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या बोल रहा है कि भाई लोटस टेम्पल भारत में दिल्ली में स्थित है संगमरमर की बिना आधार वाली कितनी पंक्तियों से मिलकर बना है, तो बिना आधार वाली 27 पंक्तियों से मिलकर बना है लोटस टेम्पल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भव्य मंदिर बना है और ये दिल्ली में है। भूटान इज स्टिल, भूटान में अब भी कौन सा मतलब है, तो भूटान में अब भी दोस्तों राजतंत्र है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त शब्द हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को निरूपित करता है, तो वो आपका फेम करता है। ऑप्शन नंबर फेम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा निम्नलिखित में से किन वस्तुओं की आपूर्ति के स्थायीकरण के लिए की गई थी। दोस्तों जो ऑपरेशन जो ग्रीन थी, बताइए, बताओ भाई बताओ। ऑपरेशन जो ग्रीन है इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किन वस्तुओं की आपूर्ति के स्थायीकरण के लिए की गई थी, तो ये आपकी ऑपरेशन ग्रीन आपकी टोमेटो, ओनियन, पोटैटो से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो भारत का पड़ोसी देश है जो कि देखो सुनना बात को अच्छे से दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश जो कि 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो आपका बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने ही आज़ाद करवाया था, हम लोगों ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाता है। और भाई पाकिस्तान कब मनाता है, अपना 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। और नेपाल और श्रीलंका आपका दोस्तों 4 फरवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेपाल, ठीक है, तो नेपाल आज़ाद हुआ ही नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना विश्व परिचय इस विज्ञान विषयक निबंध संग्रह को किसे समर्पित किया है, तो ये इन्होंने समर्पित किया रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ये किया है प्रोफेसर सत्येंद्र एन बोस को समर्पित किया है। विश्व परिचय रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जो भूलोक एवं वायुलोक विज्ञान से संबंधित एक रोचक पुस्तक है जिसे इन्होंने समर्पित किया है सत्येंद्र नाथ बोस को। ठीक है, विश्व परिचय इन्होंने प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस को समर्पित किया है। ठीक है, द टेस्ट ऑफ इंडिया, द टेस्ट ऑफ इंडिया स्लोगन कौन से ब्रांड का, द टेस्ट ऑफ इंडिया इज द ब्रांड स्लोगन ऑफ, मतलब कुल मिला के द टेस्ट ऑफ इंडिया किस ब्रांड का स्लोगन है, हर बच्चा जानता है दोस्तों किस ब्रांड का स्लोगन है द टेस्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों द टेस्ट ऑफ इंडिया जो स्लोगन है ये आपका अमूल है, अमूल जो आप दोस्तों ब्रेड अमूल का जो आप मक्खन खाते हैं, बटर खाते हैं, अमूल के कितने प्रोडक्ट आते हैं, आइसक्रीम वगैरह सब आती है दोस्तों, द टेस्ट ऑफ इंडिया अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया ये अमूल का स्लोगन है। ठीक है, बहुत ही शानदार स्लोगन जो कि आप देखते होंगे, अमूल बहुत ज़्यादा दोस्तों सक्रिय रहता है हर जगह पर, एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों अमूल बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है। अगर अमूल की बात करें, अमूल बेसिकली एक दुग्ध सहकारी आंदोलन है। ठीक है, और इसकी दोस्तों स्थापना अमूल की गई थी, ये कोई प्राइवेट फर्म नहीं है अमूल, और इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1946 को अमूल की स्थापना की गई। और डॉक्टर बर्गेस कुरियन जो कि अमूल के संस्थापक हैं, और जब आपके दोस्तों व्हाइट रेवोल्यूशन आया था उसी समय दोस्तों अमूल बाहर निकला था। अमूल के फाउंडर हैं आपके, अमूल के फाउंडर डॉक्टर बर्गेस कुरियन है, और इन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, फादर बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति का पिता भी इन्हें बोला जाता है। और तभी आपका अमूल बाहर आया था, और अमूल पूरे विश्व भर में फैल गया है, पूरे भारत में अमूल फैला हुआ है, विश्व में भी कुछ कंट्रीज में अमूल फैल चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा तारामंडल सांची के स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है, बताओ बताओ फटाफट से बताओ, बताओ जल्दी से बताओ यार, जल्दी से, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ दोस्तों, बताओ। चलिए इनमें से कौन सा तारामंडल सांची के स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है, बताओ। चलिए भाई जल्दी से बताइए आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से तारामंडल सांची के स्तूप की वास्तुकला किससे प्रेरित है, विच प्लेनेटेरियम इन इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय द आर्किटेक्चर ऑफ द सांची स्तूप, तो वो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा बिरला तारामंडल जो कि कलकत्ता में स्थित है, और जो कि दोस्तों एक एकल मंजिला परिपथ संरचना वाला बना है, और ये आपका बिरला जो तारामंडल है, यहाँ पर दोस्तों आप जाएंगे आपको अंदर बहुत अच्छा फील होगा, मतलब अंधेरा टाइप रहता है, पूरा आपको यहाँ ऐसा लगा कि हम पूरा तारे वगैरह सब आपको बड़ी तरीके से यहाँ पर एनिमेशन के माध्यम से आपको चीज़ें दिखेंगी, लाइटिंग बहुत तगड़ी लेवल की है। और इसकी जो वास्तुकला है दोस्तों सांची के बौद्ध स्तूप से प्रेरित होकर बनी हुई है, और वैसी टाइप में आकार में बना हुआ है। ये आपका दोस्तों दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है, एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों तारामंडल जो कि बिरला प्लेनेटेरियम है, और दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तारामंडल है। ठीक है, जो कि कलकत्ता में स्थित है। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, सांची के स्तूप के आकार में बना हुआ है। 1927 में एरो ऑफ टाइम, 1927 में दोस्तों एरो ऑफ टाइम की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो ये 1927 में जो एरो ऑफ टाइम की अवधारणा ये आपकी स्थापित की गई थी किसके द्वारा, आर्थर स्टैनली एडिंगटन द्वारा ही स्थापित की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना आपकी की थी महेंद्र लाल सरकार ने की थी, जो कि 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस देश ने आर्कटिक में विश्व का पहला तैरता हुआ नाभिकीय परमाणु भट्टी रिएक्टर का शुभारंभ किया, तो वो देश आपका रसिया, ऑप्शन नंबर रसिया राइट आंसर हो जाएगा। और रसिया ने दोस्तों 19 मई 2018 को पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया है। ठीक है, इसका नाम दोस्तों एकेडमिक लोमोनोसोव ठीक है,
चलिए, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पुरालेख शास्त्र बेसिकली आपका शिलालेख का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर बी शिलालेख आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब हम दोस्तों देखिए, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट है वो हम आपको बता रहे हैं, कोई भी हम फालतू का पॉइंट आपको नहीं बताएं, क्योंकि मिसलेनियस वाला टॉपिक मिसलेनियस एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछता है। भिन्न भिन्न क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट उन्हीं की मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, बाकी मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं को के चलने के कारण ट्रैफिक को संभालने के लिए कौन सी शेड्यूलिंग सर्विस का प्रारंभ किया जाता है? तो वो शेड्यूलिंग सर्विस उसका नाम है साथियों, राइट आंसर हो जाए QoS, ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्यू यानी कि क्वालिटी और O फॉर ऑफ, एस फॉर सर्विस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस, यानी QoS यानी ट्रैफिक शेड्यूलिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है। और भिन्न प्राथमिकता के चलने के कारण दोस्तों ट्रैफिक संभालने के लिए हम लोग QoS, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन यानी कि बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो वो स्कूल आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधार। ठीक है, गांधार कला एक प्रसिद्ध भारतीय कला है। इस कला का उल्लेख वैदिक तथा बाद के सांस्कृतिक साहित्य में हमें देखने को मिलता है गांधार कला का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से हम जानते हैं? दोस्तों अगर हम बात करें कारगिल की लड़ाई की, तो 26 जुलाई कारगिल का जो युद्ध हुआ था, 26 जुलाई ये 1995 को हुआ था, जो कि कारगिल युद्ध, इसको हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं, कारगिल युद्ध। ठीक है, कारगिल जो कि आपका लद्दाख में जो कारगिल है वहाँ पर ये युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था, जो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हुआ था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान को बहुत इंडिया ने भारत की सेना दम से धोया था, पूरी तरीके से धोया था पाकिस्तान को, है ना। पाकिस्तान पूरी तरीके से हारा था, इंडिया जीत गया था। इंडिया हमेशा से जीतता ही आया है। और इसी दिन के दोस्तों हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई को मनाया जाता है। जीत हमारी भारत को जीत मिल गई थी। और अगर हम दोस्तों पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान के अभी तक भारत और पाकिस्तान के 4 युद्ध हुए हैं, टोटल 4 युद्ध हुए हैं। और जो कि पहला 1947 में युद्ध हुआ था, फिर आपका 1965 में युद्ध हुआ, फिर आपका 1971 में युद्ध हुआ, और 1999 में भारत और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हुए हैं, जैसे पाकिस्तान हमेशा हार गया है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करें तो इसी के उपलक्ष्य में हर साल ऑपरेशन विजय मनाया जाता है। ठीक है, तो जीत के उपलक्ष्य में ऑपरेशन विजय मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर क्या, किसको टिक करोगे? तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लो, ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपका 26 जुलाई को हमने पाकिस्तान को पूरी तरीके से धोया था, इंडियन नेवी ने पूरी तरीके से धोया था भाई, है ना। और इसके अलावा दोस्तों 27 जुलाई की हम बात करें, 27 जुलाई से भी इतिहास है। हमारे मिसाइल मैन कहे जाने वाले APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम, और जो भारत ने सम्मानित है। और ये यार अलग ही बात है, बहुत ही मोटिवेशनल पर्सनालिटी के धनी थे। और रमेश्वरम में इनका जन्म हुआ था, ये हमारे बीच नहीं रहे थे, 27 जुलाई का इनका देहांत हो गया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है जो है आपका आमार सोनार, इसको लिखने वाले हमारे भारतीय थे। इनका नाम दोस्तों क्या था? बिल्कुल सही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं लगा, जिन्हें नोबेल प्राइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1913 में। ठीक है, इन्होंने दोस्तों आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा है, जो कि 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताइए भाई, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला, ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? दोस्तों बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक आपके बिल्कुल सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक, और इन्हें 2014 में इन्हें नोबेल प्राइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसी समय दोस्तों एक और थी, विश्व में केवल 2 लोगों को किया गया था। कैलाश सत्यार्थी इंडिया से प्रेजेंट कर रहे थे, और पाकिस्तान से मलाला यूसुफ थी जई, इन्हें भी नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया था। तो कैलाश सत्यार्थी दोस्तों नोबेल प्राइज पुरस्कार 2014 में दिया गया। एक NGO जो बचपन बचाओ आंदोलन एक NGO है, उसके संस्थापक हैं आपके कैलाश सत्यार्थी जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान, जिसका कोई संस्थापक या कोई एक पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं है, किस नाम से प्रचलित है? तो ये आपका बिल्कुल सही राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंधुवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सिंधुवाद यानी कि सिंधु धर्म जापान देश का एक प्रमुख धर्म है। इसमें कोई भी देवी देवता नहीं होते, जिनको कामी भी हम कहते हैं, और इनमें कई देवी देवता होते हैं जिनको हम लोग कामी भी कहते हैं। सिंधु धर्म दोस्तों जापान का राज धर्म है, इसका कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है, और इस धर्म में जापान के राजा को प्रधान गुरु भी मानते हैं। तो सिंधुवाद राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका नक्सलवाद के जन्म के बारे में क्या सही है? नक्सलवाद के जन्म के बारे में आपकी कौन सी बात सही है? ठीक है, बताइए। तो राइट पहला वाला देखो भाई, किसान विद्रोह जो पश्चिम बंगाल के नक्सल बाड़ी गांव से शुरू हुआ था, ये बात तो बिल्कुल सही है। बी वाला देखो, इसका नेता चारू मजुमदार, कानू सन्यान और जुंगल संभालने किया था, ये बात भी नक्सलवाद सम्मानित है, इन लोगों ने नेतृत्व किया था। ए मार्क्सवाद या माओवादी से प्रेरित है, ये बात भी बिल्कुल सही है, माओवादी से प्रेरित है। और नक्सलवाद, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही विकल्प आपके सही। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लो, आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से राज्य को प्राथमिक तौर पर सामाजिक व्यवस्था माना जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सोशियोलॉजिकल अप्रोच, सामाजिक दृष्टिकोण से राज्य को प्राथमिक तौर पर सामाजिक व्यवस्था माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, इनमें से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों के लोगों को बस 1986 के चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा के पश्चात पुनर्वास करना पड़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान के लोगों को करना पड़ा था। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन आपका, यूएसए के $50 के नोट पर किसका चित्र होता है? ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 50 यूएसए का जो $50 का नोट होता है उसमें आगे किसका चिन्ह होता है? तो $50 के नोट में ये किसका चिन्ह होता है? वो आपका होता है यूलियस एस ग्रांट का बेसिकली इसमें फोटो होता है, चित्र होता है, जो कि यूएसए के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये इनका कार्यकाल लगभग 12 साल रहा था, 69 से लेकर 77 तक रहे थे। यूएस के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने सेवाएं दी थी। और ठीक है, इन्हीं के $50 के नोट पर इन्हीं की फोटो होती है, यूलियस एस ग्रांट, जो कि यूएस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। डाक टिकट का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों अगर हम डाक टिकट की बात करें, और तो डाक टिकट का आविष्कार जो करने वाले थे वो आपके थे, बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका हो जाएगा रोलैंड हिल ने दोस्तों जो डाक टिकट है इसका आविष्कार किया था। और जो कि रोलैंड हिल एक आपके ब्रिटेन स्कूल मास्टर हुआ करते थे, ब्रिटेन के स्कूल मास्टर थे। इन्होंने दोस्तों डाक टिकट का आविष्कार किया था। और 1837 की अगर हम बात करें, 1837 में दोस्तों डाक टिकट का इन्होंने आविष्कार किया था, डाक टिकट का आविष्कार किया था, डाक टिकट का आविष्कार किया। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें 1840 की, तो 1840 में दोस्तों इन्होंने डाक टिकट इंग्लैंड के लिए जारी किया गया। जो डाक टिकट है 1830 में आविष्कार हुआ, 1840 में डाक टिकट इंग्लैंड के लिए जारी किया गया और बिक्री के लिए जारी किया गया 1840 में। और 1853 में भारत में डाक टिकट की शुरुआत हुई। डाक टिकट की शुरुआत हुई 1852 में, ठीक है, की शुरुआत स्टार्टिंग हुई, ठीक है। तो मैंने आपको बड़ी तरीके से बता दिया, रोलैंड हिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय किसका होता है? दोस्तों देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय किसका होता है? तो राइट आंसर आपका बिल्कुल चलिए जल्दी से बताइए। तो दोस्तों देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय होता है भारत के उपराष्ट्रपति का होता है। सबसे टॉप कार्यालय भारत के राष्ट्रपति का होता है, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस दूसरे नंबर का होता है। और ठीक है, चलिए इंस्टेंट नूडल्स का आविष्कारक किस देश का नागरिक था? इंस्टेंट नूडल्स जो आप मैगी वगैरह खाते हैं सब इंस्टेंट नूडल्स हैं। तो इसका आविष्कारक आपका जापान था। ऑप्शन नंबर सी जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो इंस्टेंट नूडल्स है इसकी खोजकर्ता मोमो फुकुंडो थे, इन्होंने जापान में किया था। इसकी बिक्री आपकी 25 अगस्त 1958 से 25 अगस्त इंस्टेंट नूडल्स की बिक्री 1958 में आ गई थी। एंडो कंपनी थी, उन्होंने इसकी बिक्री स्टार्ट कर दी थी। और भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया? तो भारतीय नौसेना कानून आपका 1927 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर 1927 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, स्क्वाड्रन लीडर भारतीय बेसिकली का एक पद है। स्क्वाड्रन लीडर इज वन ऑफ द रैंक ऑफ द इंडियन। स्क्वाड्रन लीडर किस पद में होता है? ठीक है भाई, स्क्वाड्रन लीडर देखिए कौन सी पोस्ट में होता है, कौन सी उसमें रैंक में होता है, कौन सी मतलब उस पर होता है, ठीक है भाई। तो ये आपकी दोस्तों भारत की 3 सेनाएं हैं, जिसमें दोस्तों वायुसेना में आपका स्क्वाड्रन लीडर का पद होता है। ऑप्शन नंबर सी स्क्वाड्रन लीडर का जो पद होता है ये आपका एयरफोर्स में दिया जाता है, ठीक है, एयरफोर्स में होता है। और एयरफोर्स की अगर बात करें, एयरफोर्स की स्थापना कब की गई? तो 8 अक्टूबर 1932 में एयरफोर्स की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए, यह भारत के राष्ट्रपति जो ये सब जो एयरफोर्स हुई ये सब भारत के राष्ट्रपति के अधीन होती हैं, ठीक है। तो 3 जो सेनाएं वो सब भारत के राष्ट्रपति के अधीन होती हैं। हुमा का झुकता हुआ मंदिर किसको समर्पित किया गया है? हुमा का झुकता हुआ मंदिर आके किसको समर्पित किया गया है? तो हुमा का जो झुकता हुआ मंदिर है ना, ये जो हुमा का झुकता हुआ मंदिर है ये आपका भगवान शिव को समर्पित किया गया, भगवान शिव जी को समर्पित किया गया है। और ये कहाँ पर स्थित है भाई? तो हुमा का झुकता हुआ मंदिर ये स्थित है महानदी के तट पर स्थित है, महानदी के तट पर स्थित है। और संबलपुर उड़ीसा में स्थित है, संबलपुर उड़ीसा में स्थित है ये मंदिर, ठीक है। और झुकता हुआ मंदिर है, मतलब झुका हुआ मंदिर है, और जो कि आपका उड़ीसा में स्थित है। और ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी को टिक कर लीजिए, शिव जी का मंदिर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत की जो फिल्म और टेलीविजन संस्था है जो कि आपकी बिल्कुल सही राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये आपकी जो कि दोस्तों भारत की जो फिल्म और टेलीविजन संस्था जो कि फीफा है, FTII जो कि आपका 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि पुणे में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है और FTII जो कि आपकी पुणे में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य में ट्रांसजेंडर लोगों को जेल के वार्डन के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया? किस राज्य ने ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनको जेल के वार्डन के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो ये आपका उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा लिया गया निर्णय है। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? लघु गणक का जो यानी कि लॉगरिथम का आविष्कार, जो आपकी लॉग्स वगैरह होते हैं, लॉगरिथम का आविष्कार आके किसने किया था? जो आप मैथ में पढ़ते हैं लॉग वगैरह, तो इसका आविष्कार करने वाले जॉन नेपियर ने इसका आविष्कार किया था सन 1614 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ से निर्मित किया गया? जो कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल बहुत ही शानदार है यार, आपको ऐसा लगेगा कि हम महल के आसपास घूम रहे हैं ना, बहुत अभी भी बहुत शानदार है, बहुत भव्य
भव्य बिल्कुल बना है विक्टोरिया मेमोरियल, बहुत ही शानदार वाइट कलर की स्मारक बनी हुई है। और ठीक है, जो कि रानी विक्टोरिया को डेडिकेटेड है और उन्हीं का महल था। और वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर मतलब अभी भी घोड़े वगैरह चलते हैं, जैसे पुराने ज़माने में चीज़ें चलती थी ना, घोड़े वगैरह रथ वो चलता था, आपका तांगे वगैरह, तो वहाँ पर अभी भी ऐसा होता है। तो साथियों, जो आपका जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये आपका बिल्कुल वाइट सफ़ेद मकराना संगमरमर से बनाया गया, बिल्कुल वाइट है, बहुत ही शानदार बना है, जिसका निर्माण 1921 में किया गया था। क्वीन विक्टोरिया के सम्मान में इसका निर्माण 1921 में किया गया था। और इसके डिजाइनर कौन थे, डिजाइन किसने तैयार की थी इसकी, ये भी एग्जाम पूछता है भाई डिजाइन किसने तैयार की थी, तो इसके डिजाइनर थे वो थे विलियम एमर्सन इसके डिजाइनर थे। ठीक है, विलियम एमर्सन ने इसकी डिजाइन तैयार की थी, 1921 में बनाया कंप्लीट हो गया था। ठीक है, उनके सम्मान में बनवाया गया था 1921 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं, तो सूर्य नमस्कार में दोस्तों आपके 12 शक्तिशाली योग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका 12 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था। दोस्तों 1984 में बहुत ही खतरनाक नरसंहार हुआ था, जिसमें दोस्तों एक जो गैस थी इसका नाम था दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसाव हो गई थी, जिस कारण दोस्तों लाखों लोग मारे गए थे। ठीक है, लाखों लोग मारे गए थे। इस गैस का इतना खतरनाक है, अभी भी यहाँ पर भोपाल में कुछ जगहों पर कुछ इलाके मतलब कुछ लोग विकलांग निकलते हैं। ठीक है, तो आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई थी, इस कारण ये बहुत ही खतरनाक त्रासदी हुई थी सन दिसंबर 1984 में भोपाल में। ठीक है, भोपाल दोस्तों हम लोग झीलों की नगरी भी कहते हैं, और यहाँ पर छोटी छोटी झीलें हैं, तालाब है, उनको हम इसलिए झीलों की नगरी भी कहते हैं एमपी की। बस 2007 में किस स्मारक को विश्व के नए 7 आश्चर्यों में से एक को विजेता घोषित किया गया। दोस्तों वो आपका है बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका हो जाएगा। बस 2007 में जो स्मारक है जो कि विश्व के 7 अजूबे में आ गया, जो कि आपका ताजमहल है। ऑप्शन नंबर ताजमहल राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल की अगर बात करें दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया अपनी बेगम मुमताज़ की याद में, आप सब जानते ही हैं। और ताजमहल के जो वास्तुकार कौन था, वास्तुकार नोट डाउन करो भी, वास्तुकार कौन था ताजमहल का, निर्माण ताजमहल कब हुआ था। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताओ ताजमहल का निर्माण कब हुआ। और 1983 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और 2007 में दोस्तों इसको विश्व के 7 जो आश्चर्य थे, मतलब जो विश्व के 7 अजूबे थे उसमें शामिल किया गया। ठीक है, और शाहजहां का अगर वास्तुकार की बात करें तो ताजमहल का तो वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी साहब थे, उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार थे। इसका निर्माण आपका 21 साल में लगे थे कंप्लीट होने में, 21 साल लगे थे ताजमहल को कंप्लीट होने में। और 1932 में इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था और 1953 तक चलता रहा था। और 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल हो गया था ताजमहल, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, आगरा में स्थित है। आगरा अपना कहाँ, यूपी में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ताजमहल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि मैंने बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें समझाई होंगी। दोस्तों कंटेंट बनाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, तो साथियों वीडियो को लाइक जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप दोस्तों पेड कोर्स लिए तो अपने दोस्तों को सजेस्ट जरूर करें कि आपको कैसा पेड कोर्स लगा है ना, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को रिकमेंड करें अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हो। तो बैन आरेख का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, तो बैन आरेख का दोस्तों आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो बैन आरेख का जो आविष्कार है, जो बैन आरेख आप देख रहे होंगे इस टाइप के दोस्तों बैन आरेख होते हैं, तो इसका आविष्कार साथियों जॉन बेन ने आविष्कार किया था। बिल्कुल जी यार, जॉन बेन ने अपने नाम पर बैन डायग्राम बना दिया, तो जॉन बेन ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, बैन आरेख का। इन स्मारकों में से किस में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिष्ठापित किया गया था, तो बताइए इन स्मारकों में से किस में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को प्रतिष्ठापित किया गया। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेसिलिका ऑफ बोम जीसस। ठीक है, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस जो कि गोवा में स्थित है। इस बेसिलिका में आपका जो सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को संरक्षित रखा गया है। और बोम जीसस का मतलब होता है दोस्तों अच्छे जीसस या फिर पवित्र जीसस का मतलब होता है बोम जीसस का। ठीक है, और यूनेस्को ने भी इसको अपनी इस चर्च को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। ये चर्च आपका कहाँ पर है, गोवा में स्थित है। ठीक है, जो कि आपकी राजधानी किसकी है, पणजी की राजधानी गोवा है। अगला क्वेश्चन है पांडवों के बीच सबसे बड़ा भाई कौन सा था। दोस्तों 5 पांडव थे, इनकी पत्नी थी एक, ठीक है, द्रौपदी। 5 पांडव, सबसे बड़ा था युधिष्ठिर। ठीक है, फिर आपका था भीम, फिर थे आपके अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव। ठीक है, पांडव, इनके पापा का नाम पांडु था, तो पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। और युधिष्ठिर सबसे बड़ा ज्येष्ठ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका युधिष्ठिर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका $5 के नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चिन्ह होता है। जो $5 का जो $5 का जो चिन्ह होता है, $5 का जो नोट होता है, उस पर आके कौन से राष्ट्रपति का मतलब चित्र होता है, तो बताइए किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है। तो वो चित्र बताइए किसका है, तो राइट आंसर हो जाएगा $5 के नोट पर दोस्तों अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट थे। इनका चिन्ह रहता है और इनका कार्यकाल रहा 1861 से लेकर 65 तक इनका कार्यकाल रहा अब्राहम लिंकन जी का। ठीक है, इनका फोटो रहता है $5 के नोट पर। चलिए, तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुडी अलसु किससे आरंभ की थी, तो कुडी अलसु ये किसने आके आरंभ की थी, चलिए बताइए।
चलिए बताइए, फटाफट से बताइए। जो तमिल साप्ताहिक जो साप्ताहिक पत्रिका थी कुटी अलसू थी, ये पेरियर ईबी रामसामी द्वारा आरंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर डी, पेरियर ईबी रामासामी द्वारा आपकी आरंभ की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? दोस्तों उनका नाम था आपका, बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ दोस्तों भारत के फर्स्ट फील्ड मार्शल थे, ठीक है, पहले फील्ड मार्शल हुआ करते थे। और इसके अलावा 1971 में जो 1971 का जो दोस्तों भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इसमें इन्हें मतलब जो विजय प्राप्त करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, 1971 में जो भारत जीत गया था, ठीक है। और अवार्ड इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले? अवार्ड सुन लो भाई। अवार्ड दोस्तों इन्हें सैन्य क्रॉस अवार्ड मिला है, सैन्य क्रॉस अवार्ड दिया गया है, और पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है इन्हें, और पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया है, पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया जा चुका है। और अब सेकंड जो फील्ड मार्शल है, ये भी एग्जाम में आता है, सेकंड फील्ड मार्शल कौन है भाई? तो सेकंड फील्ड मार्शल आपके हैं के एम करियप्पा सेकंड फील्ड मार्शल है, ठीक है। तो इन्हें सैम मानेकशॉ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्ड कोर्स कौन सा है? ठीक है, चलिए बताइए, यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना जो आपका गोल्फ कोर्स है वो कौन सा है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब कोलकाता में जो कि स्थित है। ये आपका यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है, जो कि आप जिसकी स्थापना आपकी कब की गई थी? 1829 में इसकी स्थापना की गई थी, और जो कि आपका कलकत्ता में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अटल टिंकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई एक पहल है? जो अटल टिंकरिंग लैब है, या इनमें से किस संस्था द्वारा की गई एक पहल है? तो ये जो अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत नीति आयोग द्वारा दोस्तों की गई थी, नीति आयोग द्वारा शुरू की गई, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो दोस्तों मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव था कि देश भर में माध्यमिक स्कूलों में बच्चों के बीच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग द्वारा स्थापित की गई थी। किस वर्ष में? भूटान के चौथे राजा जिंगबे सिंगे बोंगचुक द्वारा सकल प्रसन्नता सूचकांक शब्द गढ़ा गया था। तो ये शब्द आपका 1972 में गढ़ा गया था आपके भूटान के चौथे राजा द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जैसे पाकिस्तान में 550, इंडिया 550 होती है, उसी प्रकार दोस्तों बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम जो आपके सदस्यों की संख्या होती है बांग्लादेश में, तो संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या 350 होती है बांग्लादेश में। याद रखिए ऑप्शन नंबर 350 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें दोस्तों देखिए 350 सदस्य होते हैं, यानी कि सांसद चुने जाते हैं, और मैक्सिमम 350 सीटें आती हैं, जिसमें 50 सीटें लेडीज़ के लिए आरक्षित रहती हैं, रिजर्वेशन रहता है लेडीज़ों के लिए। नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? तो नेपाल जो देश है उसको दोस्तों आपका 7 प्रांतों में बांटा गया है नेपाल को। और नेपाल का जो नया संविधान है ये आपका कब लागू हुआ? तो आपका 20 सितंबर 2015 को नेपाल का नया संविधान लागू हुआ था, और नेपाल को 7 प्रांतों में बांटा गया खैर। और ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? तो दुनिया की सबसे बड़ी संसद भाई किस देश की है? तो बच्चा अगर हम सबसे पहली बात करें चाइना है, चाइना के अगर ऑप्शन के अनुसार बात करें, चाइना में 2980 संसद में सदस्य हैं, 2980 संसद में सदस्य हैं। यूके में दोस्तों अगर बात करें, यूके में 1436 सदस्य हैं संसद में, यूके की संसद में। अगर हम दोस्तों जापान की बात करें, जापान में आपके 710 संसद के सदस्य हैं। और इंडिया में दोस्तों अगर बात करें, इंडिया में आपकी 802 सदस्य हैं, जिसमें दोस्तों राज्यसभा के 250 सदस्य हैं, और लोकसभा में 552 सदस्य मैक्सिमम सीट लोकसभा की। राज्यसभा की 250 सीटें मैक्सिमम, और लोकसभा की 552 सीटें अब 550 हो गई हैं, 2 एंग्लो इंडिया समुदाय की हटा दी गई हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सीटें कौन से देश की हैं? तो चाइना की सबसे ज़्यादा चाइना की सीटें सबसे ज़्यादा हैं पूरे विश्व भर में, 2980 संसद की सीटें चाइना के पास हैं। तो ऑप्शन नंबर चाइना आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो चाइना है दुनिया की सबसे बड़ी संसद चाइना को माना जाता है, ठीक है। चाइना की संसद को दुनिया की सबसे बड़ी संसद माना जाता है। जामदानी बुनाई की परंपरा, जामदानी जो बनाई है उसकी पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इसकी शुरुआत की जो जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत आपकी बांग्लादेश से हुई है, ऑप्शन नंबर बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो लूसी बोली साथियों ये आपकी बिल्कुल सही राइट आंसर आपका हो जाएगा मिजोरम। ये मिजोरम में बोली जाने वाली बोली है लूसी, और ये आपका आप मिजोरम को जानते हैं दोस्तों, भारत का पूर्वी राज्य और सर्व सिस्टम में आपका मिजोरम आता है। और मिजोरम की दोस्तों राजभाषा आपकी कौन सी है? राजभाषा यहाँ की मीजो है, मीजो यहाँ की राजभाषा है, मीजो, और अंग्रेजी यहाँ की राजभाषा है मीजो की, ठीक है। और इसका गठन कब किया गया? मिजोरम की स्थापना कब हुई? यानी कि तो ये आपकी हुई 20 फरवरी 1987 में मिजोरम की स्थापना हुई। चलिए, चेपू किसका एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? तो चेपू बेसिकली दोस्तों नेपाल का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है, और चेपू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। और पौराणिक कथा के अनुसार दोस्तों चेपू को गरुड़ का भाई माना जाता है, ठीक है। तो नेपाल राइट आंसर होगा, नेपाल का अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है आपका चेपू। सांस्कृतिक भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री थे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निकोलाई बुल्गानिन
बेसिकली स्वतंत्र भारत के दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री थे। इन्होंने दौरा कब किया गया था? तो इन्होंने दौरा नवंबर 1955 में किया था भारत का। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? बताइए दोस्तों, बेसिकली भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? आपको पूरी पहली पूर्ण आत्मकथा बतानी है। तो दोस्तों रस सुंदरी देवी एक जो कि बंगाली महिला है, और इन्होंने आधुनिक बंगाल साहित्य की पहली पूर्ण आत्मकथा का नाम है आमार जीवन की रचना की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है लोहे की, और इसकी दुनिया में की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो कि 182 मीटर ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की मूर्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, कनीसोल हस्तशिल्प भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, जो कनीसोल हस्तशिल्प है ये आपकी जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, हस्तशिल्प आपकी जम्मू कश्मीर की है, और जम्मू कश्मीर की कढ़ाई है और कनी। और आगे अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की कारपेंट्री है, इसमें वर्क है। और हिमाचल प्रदेश की जो आपकी हस्तशिल्प है इसका नाम है दोस्तों आपका मैट बियर। उत्तर प्रदेश की जो हस्तशिल्प है उसका नाम है दोस्तों चिकनकारी। उत्तर प्रदेश की हस्तशिल्प है जिसका नाम है ये कालीन है, कालीन यहाँ पर बहुत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ई राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर। श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में लिट्टे में पहले टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों लिट्टे का सबसे पहले तो फुल फॉर्म सुनो, लिट्टे का फुल फॉर्म क्या होता है? लिट्टे को फिर बैन कर दिया, राजीव गांधी की मृत्यु हुई, फिर लिट्टे को बैन कर दिया गया था। फिर लिट्टे का दोस्तों फुल फॉर्म होता है साथियों लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। ठीक है, और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। और अब फुल फॉर्म आपको पता लगी गया होगा, टी मतलब होता है दोस्तों इसमें तमिल इसका लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल, तो टाइगर इसका फुल फॉर्म होता है टाइगर। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लिए, बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो लिट्टी में टी का फुल मतलब होता है दोस्तों आपका टाइगर्स। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI। ठीक है, UIDAI एक संवैधानिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की गई थी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, गांधी जी की पहली प्रमुख उपस्थिति। ठीक है, गांधी की पहली प्रमुख उपस्थिति ये आपकी सेलेस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU का उद्घाटन हुआ था। गांधी की पहली प्रमुख उपस्थिति में फरवरी 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक का नीति वाक्य प्रस्तावित किया था? आखिर में से किसने ओलंपिक का जो नीति वाक्य है इसको प्रस्तावित किया था? जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ओलंपिक के बारे में खैर मैं चीज़ बता ही चुका हूँ। ओलंपिक की स्थापना आपकी 1894 में की गई, और ओलंपिक का नीति वाक्य प्रस्तावित किया था ये आपका किया था पियरे डी कुबार्टिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, ऑपरेशन कैक्टस भारत के सैन्य बलों द्वारा किस पड़ोसी देश में तख्तापलट को नाकाम करने का ऑपरेशन था? तो ऑपरेशन कैप्सन भारत के सैन्य बलों द्वारा 1988 में मालदीव में तख्तापलट की नाकाम करने का एक ऑपरेशन था। ठीक है, और ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मालदीव। ठीक है, मालदीव के लिए चलाया गया था। और ठीक है, जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों की टीचर के लिए प्रशिक्षक शिक्षा पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। दोस्तों जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के टीचर्स के लिए प्रशिक्षक शिक्षा जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस पोर्टल का नाम है प्रशिक्षक शिक्षा पोर्टल। चलिए, नई दिल्ली स्थित सरकारी परिसर में 2 मील चौड़ा रास्ता जो वर्तमान में राजपथ है, आगे इसको किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो राजपथ को दोस्तों हम लोग किंग्सवे के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर सी किंग्सवे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राजपथ को दोस्तों 1947 से पूर्व किंग्सवे हम लोग कहते थे, किंग्सवे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की खोज। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की खोज ये आपकी की गई थी, बिल्कुल सही, जॉन डाल्टन द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सेलेस व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि वह हमें उसकी गलतियों को ठीक करने का अवसर प्रदान करती है। दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर, सबसे टॉप की व्यवस्था लोकतांत्रिक होती है क्योंकि इसमें हम लोग चुनते हैं शासक को, क्योंकि यह हमें उसकी गलतियों को ठीक करने का अवसर प्रदान करती है। मान लो आपने शासक चुना, मोदी जी चुने आपने, अब मान लो आपको मोदी जी कुछ टाइम आपको मोदी जी सेटिस्फेक्शन ना मिले, मतलब आपको ना लगे कि मोदी जी ने कुछ काम ढंग का किया, तो आप आपके अधिकार की भी आप अगली बार 5 साल बाद आप देख लेंगे, आप दूसरे को चुनेंगे। तो लोकतांत्रिक में दोस्तों ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छा होता है, जनता द्वारा चुना शासक, इसमें जनता द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका डेमोक्रेसी राइट आंसर हो जाएगा।
और सुनिए दोस्तों, मोदी, मान लो मोदी जी हैं, मोदी जी को साथियों आप नहीं चुनेंगे, आप मतलब जो बीजेपी की जो पार्टी के सांसद हैं, आप सांसद को चुनेंगे, सांसद फिर अपने मतलब पीएम को चुनेगा, सांसद मतलब सांसद की सदस्य जिनको चाहेंगे वही पीएम बनेगा। तो हम सांसद चुनते हैं और फिर सांसद, चुने हुए सांसद वो, मान लो बीजेपी के सांसद आपने बीजेपी को वोट दिया, अब बीजेपी से को आपने वोट दिया तो वो बीजेपी के सांसद हैं, जिस पार्टी इतने ज़्यादा सांसद होगी उसकी सरकार आएगी, तो वो चुनेंगे सांसद, मतलब किसको प्रधानमंत्री चुनना है, तो सांसद के हाथों में चीज़ें रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका डेमोक्रेसी राइट आंसर हो जाएगा। सांसद को हम लोग ही चुनते हैं, कुल मिला के हम ही मतलब चाह रहे हैं कि भाई जैसे योगी जी हैं, योगी जी को अपन ने चाहता है कि योगी जी यूपी के सीएम बने, तो अपन ने बीजेपी वालों को लोगों ने वोट दिया था, ठीक है, तो वो योगी इनडायरेक्टली फिर मतलब सीएम बन गए थे। तो हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा आपकी संस्कृत है। ऑप्शन नंबर सी संस्कृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत हमारे भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। भारत की पुरानी मुद्रा प्रणाली में एक आना, 1 रुपया का कौन सा हिस्सा होता है, तो भारत की पुरानी मुद्रा प्रणाली में एक आना जो कि होता है 16वां हिस्सा होता है, 16वां पार्ट होता है 1 रुपये का, ठीक है, 16वां पार्ट होता है 1 रुपये का 16 पार्ट, यानी 1/16 पार्ट होता है 1 रुपये का एक आना, ठीक है। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन सांस्कृतिक से संबंधित है, ठीक है भाई, चलो बताओ। तो हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित, तो ये आपकी बताओ। तो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन ये बेसिकली जो मेसोपोटामिया से की संस्कृति से लिया गया। ऑप्शन नंबर मेसोपोटामिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। और साथियों बेबीलोन के जो हैंगिंग गार्डन है ये प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में ये भी आता है, ठीक है। चलिए, ये मेसोपोटामिया संस्कृति से संबंधित है। INTACH का पूर्ण रूप क्या है, INTACH का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म में दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो फुल फॉर्म आप जरूर क्या याद कर लिए। INTACH का फुल फॉर्म क्या होता है, SSC MTS 7/8/2019 के क्वेश्चन पूछा क्या है। तो INTACH का दोस्तों फुल फॉर्म होता है, I फॉर इंडियन होता है, N फॉर नेशनल होता है, T फॉर ट्रस्ट, और A फॉर आर्ट एंड C फॉर कल्चरल, और H फॉर हेरिटेज, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें साथियों, इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई INTACH की 1984 में, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये को टिक कर लो, आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से सुमिलित है, आखिर में से कौन सा जोड़ा जो कि गलत तरीके से सुमिलित है, तो बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 आपका चिचिन इटिजा ब्राजील। ये आपका दोस्तों ब्राजील का मैक्सिको होना चाहिए था यहाँ पर, है ना, ये वाला आपका गलत है, संदर्भ है, ठीक है। जो चिचिन इटिजा जो मैक्सिको में स्थित एक पिरामिड है, ठीक है, ना कि ये ब्राजील में, तो ये वाला आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लिया, आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ, आखिर में कौन सा धर्म है जो कि भारत में उत्पन्न नहीं होता, तो भारत में दोस्तों आपका पारसी धर्म उत्पन्न नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर पारसी धर्म को टिक कर लिया, आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने पहले पाई के मान की गणना की थी, पाई के वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, गणना की किसके द्वारा की गई, यानी कि 3.1444 ऐसे होती है। तो पाई की वैल्यू की गणना किसके द्वारा की गई, तो पाई की वैल्यू की गणना दोस्तों आर्यभट्ट द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो कोड नेम के तहत स्लैश को अपने अधिकार में लिया था। दोस्तों भारत सरकार ने आके 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत कौन से मतलब स्टेट को अपने कब्जे में ले लिया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद को दोस्तों भारत ने कब्जे में ले लिया था। दोस्तों हुआ क्या था कि मतलब हैदराबाद के जो निजाम थे वो भारत के साथ नहीं आ रहे थे, मिलना नहीं चाह रहे थे, तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही गर्म दल के थे, और मतलब ये भारत के प्रधानमंत्री मतलब उप प्रधानमंत्री थे, और फिर उन्होंने मतलब पूरी आर्मी भेजी, भारतीय सेना भेजी, और हैदराबाद पर मतलब 13 सितंबर 1949 को मतलब 5 दिन तक मतलब पूरा चला था आर्मी का बिल्कुल अच्छे तरीके से, और इसका नाम था ऑपरेशन पोलो, जिसमें पूरी तरीके से आर्मी ने पूरा हैदराबाद को घेर लिया था, और हैदराबाद के निजाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा था, क्योंकि दोस्तों हैदराबाद के एरिया से आतंकवादी भी घुस रहे थे, तो फिर इस केस में जो आपके हैदराबाद के निजाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा। फिर उसके बाद नवंबर 1948 में जो आपका हैदराबाद है वो आपका भारत के संघ राज्यों में आ गया था, ठीक है, भारतीय संघ में विलय हो गया था, और ये आपका भारत का एक स्टेट बन गया था, और इसको हम लोग इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो के नाम से बोलते हैं। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत अहम योगदान है जो रजवाड़ा देशी रियासतों को भारत में विलय करने के पीछे, ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। भारतीय सेना कौन से वर्ष तक महिला सैनिकों का पहल जट्टा बैच प्रारंभ करने के लिए तैयार है, तो भारतीय सेना दोस्तों 2021 तक महिला सैनिकों का पहला बैच प्रारंभ करने के लिए तैयार हो गई है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 2021 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, रंगीन तमचीनी वाले आभूषणों के खांचों या उत्कीर्णों पर लेपन करने की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग बोलते हैं बिल्कुल सही मीनाकरी, ऑप्शन नंबर सी मीनाकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीनाकरी एक बेसिक कलात्मक और अति प्रचलित प्रौद्योगिकी प्रक्रिया होती है, और रंगीन तामचीनी वाले आभूषणों के खांचे या फिर उत्कीर्णों पर लेपन करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग मीनकारी कहते हैं। और मीनकारी कार्य के लिए जयपुर बहुत ही फेमस है। जयपुर आपका वहाँ पर आता है, आपका जयपुर आपका राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो इसके लिए मीनकारी कार्य के लिए जयपुर फेमस है। और इस कला को जयपुर के शासक मानसिंह प्रथम
ही लेकर आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका मीनकारी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किरीबाट स्लैश का चावल का एक व्यंजन है। किरीबाट बेसिकली श्रीलंका में चावल का बना एक व्यंजन होता है। ये श्रीलंका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी GLF एक अभियान था जो 1958 में आपका चाइना में बड़े पैमाने पर देश के औद्योगिकरण के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी चाइना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आलू पोस्टो निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक व्यंजन है। आलू पोस्टो साथियों जो पारंपरिक व्यंजन है ये आपका पश्चिम बंगाल का पारंपरिक व्यंजन है आलू पोस्टो। ठीक है, चलिए, भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब की गई। तो यानी कि दोस्तों BMCEF यानी कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय और फेडरेशन की शुरुआत कब की गई। तो इसकी स्थापना साथियों 6 दिसंबर 1978 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, 6 दिसंबर 1978 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर ली, राइट आंसर है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथन किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का है। अपनी पहली जीत के बाद कभी आराम मत कीजिए, क्योंकि दूसरे मौके पर अगर आप असफल हुए तो पहले से कहीं अधिक लोग ये कहने के लिए तैयार बैठे हैं कि पहली जीत महज भाग्य की बात थी। ये बात कितनी अच्छी बात है, किसने कही है। तो ये बात कहने वाले हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने जाने वाले और मतलब जनता के राष्ट्रपति कहने वाले APJ अब्दुल कलाम है, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इनका जन्म रामेश्वरम के तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन नंबर APJ अब्दुल कलाम राइट आंसर हो जाएगा। इनकी इतनी तारीफ करो उतनी कम है। भारत में पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और इन्होंने काफ़ी उपलब्धि की। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। विंग्स ऑफ फायर की किताब थी, उसी का ये लाइन है ना, विंग्स ऑफ फायर। देश के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना कब की थी। तो नेशनल जो एकेडमी ऑफ आर्ट की जो स्टार्टिंग मतलब उद्घाटन हुआ था वो आपका 5 अगस्त 1954 में हुआ था। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ था, नई दिल्ली में आपकी है। ठीक है, तो ललित कला अकेडमी आपकी नई दिल्ली में स्थित है। 1954 में इसका उद्घाटन हुआ था, जो कि उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर थे कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा 1954। ठीक है भाई, चलिए, बहुत बढ़िया। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है बताइए, फटाफट से बताइए। तो दोस्तों भूटान का जो राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है, वो आपकी काला कौवा है। ऑप्शन नंबर डी काला कौवा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम दोस्तों भूटान की बात करें तो भूटान की सीमा 4 भारत के राज्यों से लगती है। कौन कौन से वो 4 राज्य हैं। सिक्किम है आपका, एक सिक्किम, और एक आपका साथियों यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है, और एक आपका साथियों असम है, एक अरुणाचल प्रदेश है। 4 राज्यों के साथ दोस्तों भूटान की सीमाएं लगती हैं। और भूटान का राष्ट्रीय पक्षी काला कौवा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और मोर दोस्तों हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी काला कौवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी जो कि काला कौवा है। दोस्तों मैंने आपको बढ़िया तरीके से सब न्यूमेरिक मतलब सब आपको स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन करा दिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे आपको कंप्लीट हो गए। स्ट्रेटेजी के बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको स्ट्रेटेजी को जरूर आप पढ़िएगा, है ना। स्ट्रेटेजी की जरूर करके जाइएगा। और मैंने बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश की ताकि आपका कम समय में आप ज़्यादा स्कोर कर सकें। ठीक है दोस्तों, तब भी किसी प्रकार का डाउट हो बताइए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों लगातार बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे और व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, सर आखिर आप कब बैच लॉन्च करना है एसएससी के लिए। दोस्तों वो दिन आ गया, मैंने आप लोगों के दोस्तों सफलता बैच लॉन्च, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट है ये आपका दोस्तों बैच, बाकी में आपको सफलता दिलाने का काम करेगा। साथियों किरण की जो लेटेस्ट जीके की बुक आती है 14,000 प्लस वाली बुक आती है, उसका पूरा निचोड़ हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों। इसमें आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सब आपके कवर हो जाएंगे। जेई, एसएससी, जेयूएस, सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, आपके सिलेक्शन फेज के जितने भी एग्जाम होते हैं सब आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, सारे के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक के दोस्तों बेसिकली हमने क्या किया है, इसमें छटनी की है। कुछ क्वेश्चन 1994 में पूछे गए फिर उसका रिपीट नहीं हुए, इसमें रखे गए हैं, वो हमने हटा दिए हैं। इसमें दोस्तों आपको टॉप 5 सुपर सिलेक्टेड चैप्टर वाइज PYQs मिलेंगे, सुपर सिलेक्टेड, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5,000 से लगभग 6-7,000 के आसपास आपको 6,000 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन। कोई आपका 8 बार पूछा गया, कोई 10 बार पूछा गया, बस वही आपको मिलेंगे। और दोस्तों इसकी एक खासियत और है, आपका ये बैच है ना इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश हिंदी बायलैंग्वेज आपको कंटेंट मिलेगा। और ये आपका दोस्तों बैच वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगा। और इस बैच को दोस्तों आप ले सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट है और आपकी यहाँ से बड़ी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। दोस्तों आप जान रहे हैं एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है और MTS का दोस्तों आपका 1 महीने बाद पेपर है, बच्चा बिल्कुल तैयार हो जाओ। और इसके अलावा दोस्तों आप जीके का पहले क्या था, अपन जीके स्किप भी करते थे तो काम बन जाता था, लेकिन दोस्तों अब जीके से ही आपकी मेरिट बनेगी यार। MTS में दोस्तों जीके के बिना कुछ हो नहीं पाएगा, जीके इंग्लिश के बिना, तो आपको जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाकी दोस्तों CGL वगैरह में मेंस में जीके आने लगी है, CHS में मेंस में आने लगी, बच्चा जीके को आपको इसको स्किप नहीं करना, जीके को आपको सीरियसली लेना है। आपने कहीं भी पेड कोर्स लिया हो, कहीं भी लिया कोई दिक्कत नहीं, बच्चे प्रैक्टिस बैच आप लोग जरूर लेके देखिए, ये आपको बाकी में सफलता दिलाने का काम करेगा। आपकी प्रैक्टिस बहुत तरीके से हो जाएगी, टाइमर वगैरह भी हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं और आपको थ्योरी बेस में कराई जाएगी, है ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सब आपको दोस्तों यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों ये बैच आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बैच होने वाला है। और इस कोर्स की प्राइस फी बेसिकली 1999 रुपए, जो कि आपको डिस्काउंट पीरियड दोस्तों केवल और केवल 251 रुपए आपसे मात्र सहयोग राशि ली जा रही है, ताकि हम लोग ऐप का सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सकें। साथ ही आपको इस
कंप्लीट बैच मिलेगा। व्यू डेमो में जाकर आप देख सकते हैं। स्ट्रेटेजी का दोस्तों को 12-13 घंटे की स्ट्रेटेजी की भी क्लास मिलेगी, ठीक है। स्ट्रेटेजी की आपको कंप्लीट मिलेगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज मिलेगा स्ट्रेटेजी, उसका पीडीएफ भी आपको बाकायदा मिलेगा। और कंप्लीट दोस्तों ये जो करंट पब्लिकेशन का निचोड़ हम लेके आए हैं, इसका कंप्लीट आपको साथियों पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएगा। और जो कि दोस्तों केवल आपको सुपर कॉम्बो डील चल रही है, जो कि 251 रुपए में आपको ये बैच दिया जा रहा है। इसको आप ले सकते हैं, जो कि ऑफर कुछ ही समय के लिए वैलिड है। और किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट दोस्तों क्लियर कर दिए जाएंगे। दोस्तों यकीन मानिए यार, एक बार आप लेकर देखिए, वन ऑफ द बेस्ट बैच दोस्तों आपके एग्जाम के लिए रहेगा। और दोस्तों देखिए 251 रुपए में तो यार आजकल आपका एक महीने का रिचार्ज भी नहीं होता है, आपको कंप्लीट बैच दिया जा रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है ना बच्चे। इससे अच्छा आपको डील कहीं नहीं मिलेगी। और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूं, वहां से आप डेमो वगैरह भी देख सकते हैं, पैसे बिल्कुल नहीं लग रहे डेमो के, आप देख सकते हैं जाकर। और स्ट्रेटेजी का बिल्कुल आपको तरीके से यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। हिस्ट्री का आपको बिल्कुल एंशिएंट हिस्ट्री होगा, मेडिवल होगा, मॉडर्न होगा, बिल्कुल आपको तरीके से मिलेगा। और इंग्लिश हिंदी दोनों में कंटेंट है, तो इसको साथियों आप ले सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट दोस्तों क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में ग्रुप प्लस ऑफिशियल की लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने इरा जलदोजी कढ़ाई आगे किसके तहत लोकप्रिय हुई थी, किसके शासनकाल में आके जो जलदोजी जो कढ़ाई है प्रसिद्ध यानी कि आपकी पॉपुलर हुई थी। साथियों जो जलदोजी जो कढ़ाई है, ये आपकी दोस्तों भारत में ऋग्वेद के समय से आई है, और ये आपके अकबर के समय में लोकप्रिय हुई है। मुगल सम्राट अकबर के समय बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी जलदोजी कढ़ाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त के नाम से की उपाधि दी गई थी। जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों आखिर में से किस चित्रकार को आखिर नादिर उल अस्त की उपाधि दी गई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नादिर उल अस्त की उपाधि दी गई थी भाई साहब किसको, मंसूर को। ऑप्शन नंबर ये मंसूर आपका राइट आंसर है, ठीक है। जहांगीर दरबार के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार यानी कि उस्ताद और अब्दुल हसन को दोस्तों उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन को उपाधि दी गई थी। सबसे प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। और दोस्तों जहांगीर का जो बेसिकली काल था वो चित्रकला का स्वर्णकाल हुआ करता था। इनके दो मेन चित्रकार थे, जो कि मैंने आपको नाम बताया हुआ, जिनका नाम है उस्ताद मंसूर और एक अबुल हसन है, ठीक है। और इन्हें दोस्तों नादिर उल अस्त और नादिर उद जमा की उपाधि दी गई है। इन दोनों को इनकी उपाधि दी गई है और नादिर उल अस्त की उपाधि दी गई है। तो ऑप्शन ए मंसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आपकी उस्ताद मंसूर को ये वाली नादिर उल अस्त की उपाधि दी गई है, और अबुल हसन को साथियों नादिर उल उद जमा की उपाधि दी गई है, ठीक है। अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था। साथियों अकबर ने जो मियाँ का शीर्षक है ये आपका तानसेन को दिया था भाई साहब। अकबर के शासनकाल में भाई साहब ऐसे ऐसे लोग थे तानसेन दोस्तों अकबर के नौरत्न में शामिल थे। ग्वालियर की राजधानी ग्वालियर संगीत गाने तालुका रखते थे तानसेन, और ग्वालियर से बिलोंग करते थे और अकबर के नौरत्न में शामिल थे। भाई साहब जो राग गाते थे तो बारिश होने लगती थी। जिस प्रकार की राग गाते तो इतना इनमें प्रभाव था, मतलब उस टाइप की राग गाते तो अग्नि जलने लगती थी, और इतिहास का बताते थे कि बारिश होने लगती थी। इसकी इतनी खतरनाक इनकी राग थी तानसेन की। तानसेन दोस्तों बहुत ही फेमस संगीतकार हुआ करते, जो कि अपना संगीत बेसिकली आपका फतेहपुर सीकरी में गाया करते थे, ठीक है। और काफी शानदार फतेहपुर सीकरी आप जाएंगे, आपको वहां पर काफी चीजें देखने को मिलेंगी। और ग्वालियर से बिलोंग करते तानसेन, और ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका तानसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही फेमस संगीतकार हुआ करते थे, अकबर के नौरत्न में शामिल थे, ठीक है। और अकबर ने अपनी दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। अकबर ने अपनी दरबारी संगीतज्ञ के रूप में भाई साहब जस्ट मैंने आपको बताया, ये आपको मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। अभी जस्ट मैंने आपको इसका आंसर बताया है। अकबर के शासनकाल में दोस्तों संगीतज्ञ यानी कि म्यूजिशियन बहुत ही फेमस म्यूजिशियन हुए, जो कि तानसेन थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों मुगल काल में किया गया जो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है, आखिर हम उसको किस नाम से जानते हैं। तो फारसी अनुवाद को भाई हम लोग रजमनामा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी रजमनामा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए रजमनामा महाभारत का एक फारसी अनुवाद है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है, और ठीक है। और जो दोस्तों जो रजमनामा ये जो कि महाभारत का एक फारसी अनुवाद है, और ये अनुवाद करने वाले कौन थे भाई साहब, अनुवाद करने वाले आपके थे भाई साहब अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका हिंदी में मतलब फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। और बेसिकली रज्म का मतलब क्या होता है भाई साहब, रज्म का मतलब होता है भाई साहब युद्ध होता है, और नामा का मतलब होता है घटना, युद्ध से रिलेटेड घटना यानी कि रज्मनामा, ठीक है। और इसका मतलब होता है युद्ध की कहानी, इसको माना जाता था, और ठीक है। तो इसका फारसी में अनुवाद आपका किया था भाई साहब किसने, आपका अभी मैंने बताया अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। चलिए ये महाभारत का दोस्तों फारसी अनुवाद था रज्मनामा। अगला क्वेश्चन आपका, अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द रज्मनामा यानी कि युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया है। तो अभी मैंने जस्ट राइट आंसर बताया, ऑप्शन नंबर महाभारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो महाभारत दोस्तों इन्होंने अनुवाद करवाया था, जिसका नाम था द रज्मनामा का फारसी में अनुवाद करवा दिया था महाभारत का अकबर ने, ठीक है। चलिए आईन अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। साथियों जो आईन अकबरी जो पुस्तक है, जो इनके लेखक हैं जो कि आपके अकबर के नौरत्न में शामिल थे, और जिनका नाम है दोस्तों आपके अबुल फजल दोस्तों आईन अकबरी पुस्तक लिखी। आपका वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई एग्जाम के लिए है। साथियों जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इग्नोर आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आईन अकबरी पुस्तक के लेखक भाई साहब अबुल फजल हैं, इन्होंने आईन अकबरी पुस्तक लिखी है, और अकबरनामा भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है अकबर, ठीक है। तो भाई साहब आईन अकबरी के लेखक आपके कौन है भाई साहब, तो आपके अबुल फजल है, ठीक है। चलिए
अकबरनामा का सेलेस का खंड आयन अकबरी के नाम से जाना जाता है। साथियों अब मैं आपको एक दो चीजें बता देना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए खैर इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। और अकबर का जो अकबरनामा है ये आपका बेसिकली तीसरा खंड है जिसको हम आयन अकबरी के नाम से जानते हैं। साथियों आयन अकबरी जो कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई है और अकबरनामा का ही पार्ट है, अकबरनामा ही का भाग है आयन अकबरी। इसमें बेसिकली 3 खंड आपके थे, ठीक है। अकबरनामा जो पुस्तक है उसके आपके 3 भाग हैं जिसमें आपका आयन अकबरी आती है भाई साहब, ठीक है। तीसरे भाग को हम लोग दोस्तों आयन अकबरी कहते हैं। जो थर्ड वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन अकबरी। और जो फर्स्ट वाला जो भाग है आपका उसमें अकबर के पूर्वजों और आलमगीर जीवनों का वर्णन अकबर के किया गया है पहले वाले पार्ट में, अकबरनामा की पहले वाले पार्ट में भाई साहब अकबर के जो पूर्वजों के बारे में बताया गया है। दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल में जो भी घटनाक्रम हुए उन सब के बारे में बताया गया। तीसरे भाग में भाई साहब बेसिकली आयन अकबरी, इसमें आपकी आयन अकबरी से रिलेटेड आयन अकबरी है आपका। और इसमें अकबर के शासनकाल से संबंधित आंकड़े और शासन व्यवस्था संबंधित सभी नियमों के बारे में बताया गया है। जो जिसका जो थर्ड भाग है उसको हम आयन अकबरी के नाम से जानते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो थर्ड भाग में आपका आता है, ठीक है, तीसरे खंड में आपका आयन अकबरी के नाम से हम तीसरे खंड को जानते हैं। अकबर के नियम के अनुसार मतलब अकबर के जो भी शासनकाल में जो भी संबंधित आंकड़े थे और शासन व्यवस्थाओं से रिलेटेड जो भी नियम थे उन सबका इसमें आपको वर्णन देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताइए, आपके साइड और बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे यार। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। अकबरनामा और आयन अकबरी किसके द्वारा लिखित है? तो अकबरनामा भाई साहब और आयन अकबरी ये लिखे थे किसके द्वारा? अभी जस्ट मैंने बताया आपको, अबुल फजल जो कि अकबर के नौजर में शामिल थे, इनके द्वारा आपकी अकबरनामा और आयन अकबरी। बेसिकली अकबरनामा ही का तीसरा खंड है जो कि आयन अकबरी है, जो कि अबुल फजल द्वारा बच्चा रचित है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? जो कौन सा ग्रंथ है आके जो कि कश्मीर के राजाओं का बहुत ही मतलब विस्तृत वर्णन देता है, यानी डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन देता है, तो वो आपका राजतरंगिणी जो पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं भाई साहब, जो कि संस्कृत का एक ग्रंथ है यार। राजतरंगिणी एक संस्कृत का ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। तो राजतरंगिणी के भाई साहब लेखक है आपके कलहर द्वारा दोस्तों राजतरंगिणी संस्कृत ग्रंथ लिखा गया है। और ये कब लिखा था इन्होंने? इसकी रचना की थी 1148 ईस्वी में कलहर द्वारा आपका राजतरंगिणी किताब लिखी गई, जिसमें कश्मीर के बारे में आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलती है, ठीक है। तो कलहर द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी याद रखिए, राजतरंगिणी आपकी कलहर द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई साहब, फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर आपका हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था, ठीक है। उपनिषदों का संस्कृत में फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? भाई साहब उपनिषद को जो भी उपनिषद को का संस्कृत से फारसी भाषा में उपनिषद को दोस्तों संस्कृत से फारसी भाषा में जो अनुवाद यानी ट्रांसलेशन करने का जो श्रेय है ये आपको भाई साहब किसको दिया था? तो ये आपका दिया था दारा सिको को। भाई साहब दारा सिको ऐसे बनते थे, दारा सिको कौन थे भाई? दारा सिको बच्चा शाहजहां आपके जो कि औरंगजेब के बाप थे। और शाहजहां दोस्तों दारा सिको के मतलब पापा का नाम शाहजहां था और दारा सिको के भाई थे कौन? औरंगजेब थे। साथियों मैंने आपको बताया है शाहजहां दोस्तों सबसे ज्यादा आपका दारा सिको को ही चाहता था। दारा सिको दोस्तों ऐसे बंदे थे जो एक हाथ में कुरान लेते थे, एक हाथ में भगवत गीता लेके चलते थे, ठीक है। इनसे हिंदू भी खुश था, मुसलमान भी खुश था। शाहजहां दोस्तों इनमें हर क्वालिटी थी, लीडरशिप की हर क्वालिटी थी दोस्तों। ये बहुत ही टैलेंटेड पर्सनालिटी हुआ करते थे और औरंगजेब इनके खिलाफ था। शाहजहां चाहता था कि भाई एक बड़ा का बेटा है गद्दी पर बैठे, लेकिन दोस्तों इतिहास में कुछ और ही मंजूर था और शाहजहां ने दोस्तों अपने बाप के खिलाफ बगावत कर दी और बंदी बना दिया। और फिर उसका दोस्तों दारा सिको को भी इन्होंने औरंगजेब ने हत्या कर दी है, ठीक है। और इनकी हेल्प कर रहे थे गुरु तेग बहादुर, उनकी भी इन्होंने सीज कटवा दी था औरंगजेब ने, ठीक है। अपने बड़े भाई के खिलाफ मतलब हत्या कर दी थी, अपने शाहजहां अपने बाप को बंदी बना दिया था, ठीक है। तो दारा सिको दोस्तों बहुत ही मतलब दंड दिया था इन्होंने और दारा सिको दोस्तों जनता भी इससे खुश थी बहुत ज्यादा, मतलब जनता चाहती थी दारा सिको गद्दी पर बैठे। लेकिन औरंगजेब दोस्तों बहुत ज्यादा मतलब कट्टर था और इसने अपने अंडर में पूरी मिलिट्री इसके अंडर में थी, ठीक है। इसने बगावत कर दी थी बेसिकली, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर भी दारा सिको इसका राइट आंसर हो जाएगा। दारा सिको ने दोस्तों क्या किया था? संस्कृत से फारसी में उपनिषद को संस्कृत से फारसी में अनुवाद ट्रांसलेट कर दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दारा सिको के पापा का नाम कौन है भाई? शाहजहां है इसके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? मुगल सम्राट जो बाबर है तो इन्होंने भाई साहब अपनी आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी? तो भाई साहब इन्होंने अपनी आत्मकथा है जो कि लिखी है इन्होंने कौन सी? तुर्की भाषा में लिखी, तुर्की भाषा में लिखी गई। ऑप्शन नंबर डी तुर्की इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे भाई साहब? अंतिम जो मुगल बादशाह यानी कि लास्ट मुगल एम्परर हैं आखिर कौन थे मेरे भाई? मैंने आपको पूरा चार्ट बताया हुआ है भाई साहब, अंतिम आखिर कौन थे बताओ भाई, जल्दी से यार बताओ। पूरा मैंने यार आपको चार्ट बताया है, अब भी यार आपको नहीं आएगा तो यार किसकी गलती है? मेरी गलती है यार, आपकी गलती है? पूरा मैंने आपको बढ़िया तरीके से चार्ट समझाया हुआ है। तो भाई साहब अगले आखिरी आखिर मुगल एम्परर कौन थे यार? बहुत ज्यादा यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए यार, है ना। तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है आपको। देखो सुनना बात को अच्छे से सुनना बात को। चलो मैं आपको पेज नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। चलो देखो
सबसे पहले भाई साहब एग्जाम में पूछेगा मुगल साम्राज्य की बच्चा बात करें हम लोग, मुगल साम्राज्य की बात करें तो मुगल साम्राज्य भाई साहब आपका चला है कब से कब तक, तो 1507 से लेकर 1707 तक तो भाई साहब तरीके से चला है यार। फिर उसके बाद इनकी जड़ें कमजोर हो गई थी, फिर अंग्रेजों का बेसिकली हुकूमत आ गई थी, फिर 1857 तक इन्होंने बेसिकली लास्ट 1857 तक रहा है। और लास्ट भाई साहब कौन थे, तो लास्ट आपके कौन थे, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह सेकंड, जिनको हम लोग बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, बहादुर शाह सेकंड इनको हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। और इनका शासन काल 1837 से लेकर 1857 तक भेजा रहा है और इन्हें अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था पेंशन देकर। ठीक है, तो बहादुर शाह सेकंड यानी कि बहादुर शाह जफर भी, जफर आपके लास्ट है। और पहले भाई साहब कौन है, पहले आपके बाबर है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। फिर बाबर आते हैं आपके, जिनका शासनकाल 4 साल चला है, 1536 से लेकर 30 तक। बाबर के बाद आपके हुमायूं, फिर सूरीवंश आ जाता है बीच में, शेरशाह सूरी आता है, फिर अकबर, फिर आपके शाहजहां, ठीक है, औरंगजेब आलमगीर, फिर बहादुर शाह फर्स्ट, फिर जहां शाह फारूकसीर और मोहम्मद शाही सब आपके आते हैं। ठीक है, तो लास्ट आपका भाई साहब कौन है, आपको फर्स्ट वाला याद रखना, फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट भाई जब बाबर हैं और इन्होंने 1526 से लेकर इनका शासनकाल कब तक चला है, 1530 तक चला है। और आखिरी कौन है भाई साहब, आखिरी आपके बहादुर शाह सेकंड है। और इसका मैंने आपको पूरा चार्ट मैंने आपको बताया, आपने अगर नहीं देखी पुरानी वीडियो देखी आप, अब मैंने आपको आगे बताया, पूरा चार्ट बताया था। ठीक है, इसी कोर्स में मैंने आपको कंप्लीट बताया, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट आपका बहादुर शाह था, तो बहादुर शाह सेकंड था, जिसको हम बहादुर शाह सेकंड और बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं। और इसका शासनकाल 30 साल रहा, अंग्रेजों ने इसको पेंशन देकर रंगून भेज दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक अवध का अंतिम नवाब कौन था, भाई साहब अवध का जो अंतिम नवाब था वो कौन था। ठीक है, तो अवध का भाई साहब जो अंतिम नवाब थे आपके अंतिम नवाब आपके बाजिद अली शाह थे। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लिया, आपका राइट आंसर है। और ये आपके उत्तर प्रदेश के अवध के अंतिम नवाब थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था। साथियों, जो आपका 1739 का जो युद्ध है जो कि नादिर शाह और ये करनाल का युद्ध जो कि आपका दोस्तों कब हुआ था, ये आपका 24 फरवरी वैलेंटाइन डे के 10 दिन बाद 24 फरवरी 1739 को हुआ था। ये नादिर शाह और मोहम्मद शाह के साथ हुआ था। ठीक है, ठीक है भाई, नादिर शाह वर्सेस आपका बेसिकली मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। और नादिर शाह ने बेसिकली मोहम्मद शाह को हरा दिया था और मोहम्मद शाह को उसने हरा दिया। और इसके बाद ये नादिर शाह भाई साहब 30 करोड़ रुपया लेके, नकदी और रत्न लेकर भाग गया था, लेकर ये चला गया भारत से। और इसने काफी ज्यादा भाई साहब कोहिनूर हीरा भी यही ले गया था, और ये आपका भारत का कोहिनूर हीरा ही ले गया, और तख्ते ताउस वगैरह सब आपके बहुत ही फेमस चीज थी वो सब ले गया। और ये ईरान भाग गया। इसको दोस्तों नादिर शाह को हम लोग ईरान का नेपोलियन भी बोलते हैं, नादिर शाह को हम लोग ईरान का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, एक लुटेरा था और इसका जो करनाल का युद्ध लूटने के पर्पज से आया था भाई साहब भारत में। और इसने करनाल का नादिर शाह और आपका किसके बीच हुआ, मोहम्मद शाह के बीच हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वैलेंटाइन डे के 10 दिन बाद हुआ था, 24 फरवरी 1739 में भाई साहब हुआ था, जिसमें भाई साहब ये आपका 30 करोड़ रुपए के लगभग लेके भाग गया। और जेवर लेके भाग गया तो अलग ही लेके भाग गया, और पूरा शाहजहां का जो तख्ते ताउस था वो लेके भाग गया, और आपका कोहिनूर हीरा भी लेकर भाग गया। और ये आपका ईरान भाग गया, और फिर इसको ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लिया, आपका राइट आंसर है। 1739 करनाल का नादिर शाह और भाई साहब अभी जस्ट मैंने आपको बताया मोहम्मद शाह के बीच हुआ है। ठीक है, चलिए सन 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया, तो भाई साहब मुगल सेना को पराजित कर दिया था किसने, नादिर शाह ने। और ये कोहिनूर हीरा लेकर भाग गया था, जो कि सबसे बेस्ट का सबसे महंगा हीरा है। ठीक है, नादिर शाह लेके भाग गया। चलिए बहादुर शाह प्रथम, जिसका शासनकाल भाई 1707 से लेकर 1712 तक चला, यानी लगभग 5 साल इसने शासन किया। ये आपका भाई साहब बहादुर शाह किसका था, तो अभी मैंने आपको बताया बहादुर शाह द्वितीय, जो कि लास्ट था भाई साहब। बहादुर शाह प्रथम ये आपका मतलब यार बहादुर शाह प्रथम जिसका शासनकाल 1707 से लेकर 12 तक चला है। और यहाँ से इसके आते ही मुगलों का पतन होना चालू हो गया था, और ये आपका मुगल वंश का शासक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मुगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह प्रथम का जन्म भाई साहब कब हुआ था, ये एग्जाम में बहुत ही कम पूछता है, परेशान आपको नहीं होना, कम पूछता है यार। अगर ना भी करो चल जाएगा यार, इतनी डेट याद नहीं आती क्या क्या यार, आप याद रखोगे, एसएससी वाले बंदे हो ना कि यूपीएससी वाले हो। एक आध क्वेश्चन भाई स्किपिंग भी कीजिए, है ना। तो भाई साहब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो आपके बहादुर शाह प्रथम है, इनका जन्म भाई साहब कब हुआ, तो इसका जन्म आपका 1643 में होगा। ठीक है, तो कम एग्जाम में पूछता है, कभी कभी जब पेपर टफ बनाना होता है तब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 6043 को टिक कर लीजिए, ये आपका राइट आंसर है। अब हम लोग साथियों सिक्के से संबंधित क्वेश्चन चर्चा करेंगे। सिक्कों के 10वें गुरु में से 5वें गुरु कौन थे। सिक्कों के दोस्तों 10 गुरु में से 5वें गुरु भाई साहब कौन थे। यार सिक्कों की यार परंपरा बहुत अच्छी है। सिक्कों का जो लंगर होता है भाई साहब वो पूरे विश्व भर में फेमस है, और जैसा साथ ही कोई करें, चाहे आप हिंदू हो मुसलमान कोई भी धर्म के हो, यहाँ पर सब लंगर में जाते हैं। और यहाँ पर साथियों बेसिकली आपको चाहे कितना भी पैसे वाले हैं तो वो आपकी बहुत बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करेगा। सिक्कों में बहुत अच्छी बात होती है। और ठीक है, तो भाई साहब आपको यार सिक्कों से संबंधित तो मैं आपको एक दो बता ही चुका हूँ, और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो सर आप बोलेंगे कि यार सर आप इतना डिटेल में बता रहे हैं चीज़ें,
और चलिए भाई देखते हैं आप क्वेश्चन के वो चलते हैं। सिख धर्म की यार बात करें, सिख धर्म के भाई साहब संस्थापक कौन है यार? सिख धर्म के संस्थापक मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको पहले भी। सिख धर्म के संस्थापक आपके गुरु नानक देव हैं। गुरु नानक देव आपके सिख धर्म के संस्थापक हैं। और पहले गुरु भाई साहब के कौन है? पहले गुरु आपके गुरु नानक है। गुरु नानक दोस्तों पहले गुरु हैं सिखों के। और इसके अलावा दोस्तों लंगा व्यवस्था इन्होंने स्टार्ट की थी। और सेकंड गुरु भाई कौन है आपके? सेकंड गुरु आपके जो कि गुरु अंगद है। गुरु अंगद सेकंड गुरु है। गुरु अंगद सेकंड गुरु है। थर्ड गुरु आपके इन्होंने दोस्तों गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है। थर्ड गुरु आपके गुरु रामदास हैं। गुरु रामदास आपके थर्ड गुरु हैं। और फोर्थ गुरु भाई साहब आपके रामदास हैं। थर्ड गुरु दोस्तों गुरु अमरदास है। अमरदास ठीक है। फोर्थ वाले आपके गुरु रामदास हैं। और आपके फिफ्थ गुरु आपके गुरु अर्जुन देव है। गुरु अर्जुन देव। तो पांचवा गुरु की बात कर रहे थे भाई साहब। तो पांचवें गुरु कौन है भाई साहब? गुरु अर्जुन देव हैं सिखों के पांचवें गुरु। और इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना भी गुरु अर्जुन देव ने की है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लो, आपका राइट आंसर है। और भाई साहब ठीक है। और अमृतसर जो जलाशय है जो हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी साथियों कंस्ट्रक्शन भी इन्होंने ही करवाया था। ठीक है। तो और फिर क्या हुआ? पांचवें गुरु बहुत ही फेमस थे। पांचवें नौवें गुरु बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो गुरु अर्जुन देव ने दोस्तों सिखों के पांचवें गुरु हैं। और इनकी हत्या किसने की थी भाई साहब? इनकी हत्या 1606 में कर दी गई। किसके द्वारा? जहांगीर ने इनकी हत्या कर दी थी भाई साहब। किस लिए की थी? ये राजकुमार खुसरो की सहायता कर रहे थे, इसके लिए दोस्तों जहांगीर ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। चलो 1469 में पैदा हुए पहले सिख गुरु नानक देव कहाँ पैदा हुए थे? दोस्तों गुरु नानक जी का जो कि आपके सिख धर्म के संस्थापक हैं और सिख धर्म के पहले गुरु हैं। और ये आपके बाबर और हुमायूं के समकालीन थे भाई साहब। बाबर और हुमायूं के फॉलोवर्स थे। ठीक है। ये राजा इनके फॉलोवर्स थे। और इन्होंने लंगर यानी पंगत व्यवस्था की शुरुआत की थी। इनका भाई साहब मृत्यु इनकी कब हुई थी? मृत्यु इनकी हुई थी भाई साहब 1539 में हुई थी। कहाँ पर? करतारपुर में, पंजाब में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका जन्म की बात करें, एग्जाम में जन्म पूछ रहा है तो जन्म इनका 1469 में हुआ था। और 1469 में भाई साहब कहाँ पर हुआ? तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, जो कि आपका ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था गुरु नानक जी का, जो कि सिख धर्म के पहले गुरुदेव हैं। ठीक है। चलो और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तलबंदी को टिक कर लो, आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लो, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलें। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था? अभी यार मैंने आपको बताया क्या? बताया तो था यार शायद। हाँ मैंने बताया था आपको, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी किसने भाई? जब सेकंड गुरु थे। सेकंड गुरु कौन थे भाई? गुरु अंगद जो कि साथियों सेकंड गुरु थे। इन्होंने दोस्तों आपकी गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, यानी कि गुरुमुखी लिपि की आविष्कार किया था गुरु अंगद को टिक कर लो, ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लो, आपका राइट आंसर है। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई भी बात हो भाई साहब बताइए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। और ठीक है। और इनका बचपन का नाम लहना था। और गुरुमुखी लिपि का बेसिकली पंजाब की भाषा है गुरुमुखी लिपि। और इसकी शुरुआत ही इन्होंने की थी। आविष्कारक भी इन्हें कहा जाता है, गुरु अंगद देव को। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर ले, राइट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी थी? गुरु गोविंद सिंह की भाई साहब शिक्षा एजुकेशन कहाँ पर हुई थी और उन्होंने फारसी कहाँ पर सीखी थी? चलो भाई जल्दी से यार बताओ। सबसे पहले तो बताओ गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से नंबर के गुरु हैं? सबसे पहले बताओ गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से नंबर के गुरुदेव हैं? तो भाई साहब गुरु गोविंद सिंह सिखों के भाई साहब 10वें नंबर के गुरु हैं। 10वें गुरु हैं आपके गुरु गोविंद सिंह, 10th गुरु हैं आपके। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्थापना किसकी की थी भाई साहब? इन्होंने स्थापना खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की 1699 में। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की। और बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था भाई साहब 1666 में हुआ। 1666 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? पटना में हुआ था। पटना में इनका जन्म हुआ था। बिहार से बिलोंग करते हैं आपके गुरु गोविंद सिंह जी। और इनका निवास स्थान एग्जाम में पूछता है भाई साहब, निवास स्थान कहाँ है इनका? तो कहाँ के रहने, इनका घर क्या था? तो आनंदपुर साहिब इनका निवास स्थान है। आनंदपुर साहिब इनका निवास स्थान है। इनकी हत्या बेसिकली आपकी इनकी जो हत्या कर दी गई 1608 ईस्वी में। और एक गुलखान नामक पठान थे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। और नांदेड़ में इनकी हत्या कर दी गई थी आपकी गुलखान नामक पठान ने। ठीक है। तो आपका एग्जाम में क्या बोला? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फारसी कहाँ पर सीखी थी? तो भाई साहब गुरु गोविंद सिंह जी की जो शिक्षा है ये आपकी आनंदपुर साहिब में हुई थी। यहीं पर इनका निवास स्थान है, यहीं पर ये रहे हैं, यहीं पर ऑब्वियसली बात है, यहीं पर इनकी शिक्षा हुई होगी। जहाँ पर इनका निवास स्थान है वहीं पर इनकी शिक्षा हुई होगी। तो ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को आप निवास स्थान इनका आनंदपुर साहिब, वहीं पर इनका शिक्षा हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लो, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है। कि आप कोई दिक्कत, और इन्होंने दोस्तों फारसी भाषा और इनकी शिक्षा सब यहीं पर हुई है आनंदपुर साहिब में, याद रखिएगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? अमृतसर की आधारशिला के कौन से गुरुदेव ने रखी थी? भाई साहब अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, आपको याद होगा जब मैंने दोस्तों आपको बताया था कि अकबर ने दोस्तों 500 बीघा जमीन दान में दी थी। और चौथे गुरु थे कौन? गुरु रामदास। चौथे गुरु कौन थे? गुरु रामदास, जिनको दोस्तों अकबर इनके बहुत बड़े फॉलोवर थे। तो अकबर ने दोस्तों इन्हें 500 बीघा जमीन दे दी थी। फिर उसी अमृतसर जलाशय पर उन्होंने स्वर्ण मंदिर यानी कि आपका गोल्डन टेम्पल बनाया था। ठीक है। और
अमृतसर शहर की दोस्तों इन्होंने इन्होंने ही स्थापना की थी। अमृतसर शहर हुआ, अमृतसर जलाशय हुआ, इन सब की स्थापना भाई साहब इन्होंने की थी। ठीक है, तो आपका चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी अमृतसर में। ठीक है, तो गुरु आपका राइट आंसर क्या हो जाए, गुरु रामदास। तो ऑप्शन नंबर किसको टिक करोगे, ऑप्शन नंबर आप बी को बिल्कुल बेहिचक टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। आपके कितने क्वेश्चन सही है कमेंट करके आप लोग यार जरूर बताओ कितने सही हैं। ठीक है, कितने गलत हैं जरूर बताओ यार भाई, है ना। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताओ यार कितने क्वेश्चन सही हैं। यार मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बच्चा, इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जाम्पल ये आपका 18वां क्वेश्चन है, 50वां 56वां क्वेश्चन है। ठीक है, आप मान लो आपको सीक्वेंस वाइज में बता रहा हूँ, 56 का 57 आएगा, 58 आएगा, बिल्कुल रजिस्टर में आपको लिखना है 1 से लेकर 100 तक जितने मैं क्वेश्चन कराऊं। अब मान लो फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर मैंने आपको ए बताया, फिर आपको लगा इसका आंसर ए होगा, अब मैंने आपको इसका राइट आंसर बी बताया, तो आपको इसको ईमानदारी से कट टेस्ट करना है। आप सेकंड वाला क्वेश्चन पे आए मान लो, अब किसी भी क्वेश्चन पर आए, आपको 1 से लेकर जितने तक आप वीडियो देख रहे हैं पूरा आपको ऐसे करना है। यही बेस्ट तरीका होता है दोस्तों, जितने टॉपर निकले सबकी यही स्ट्रेटजी रही है, यही दोस्तों बढ़िया तरीका होता है। आपको प्रैक्टिस भी हो जाती है, तैयारी भी आपकी अच्छी तरीके से हो जाती है। अब मान लो यार आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है, अब आपको लगा इसका आंसर भाई साहब ए होगा, अब मैंने आपको इसका राइट आंसर ये बताया, तो बिल्कुल सही बताया, तो टिक कर लेना। आपको लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए कितने आपके सही है। और अगर आपका दोस्तों 80% भी स्कोर हो रहा है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, कम हो रहा है तो भाई साहब मेहनत करने की जरूरत है, वीडियो को बार बार देखो। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार रिपीट करना, रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। स्लेस अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया था। दोस्तों बताइए, सेलेस ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। आखिर किसने करवाया था भाई साहब, जो स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात जो विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। तो हरमंदिर साहिब का निर्माण यानी कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण हमने अभी आपको बताया, वो कौन थे भाई, 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव ने, जिन्होंने आदि ग्रंथ की स्थापना की रचना की। और अमृतसर जलाशय में उन्होंने हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी इसके अंदर ही इन्होंने करवाया था, अमृतसर जलाशय के अंदर ही। तो गुरु 5वें गुरु कौन थे भाई साहब, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां गुरु, चौथा गुरु, 10वां गुरु, 9वां गुरु आपको याद रखना, फर्स्ट गुरु तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, चलिए सिख धर्म के 5वें गुरु कौन हैं, अभी जस्ट मैंने भाई साहब को बताया। सिख धर्म के 5वें गुरु जो कि हैं गुरु अर्जुन देव, इन्हें आदि ग्रंथ की उन्होंने रचना की और हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्हीं ने कराया है, इसलिए ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुरु अर्जुन देव को आप टिक कर लो, ये आपका राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लो। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ, तो साथियों गुरु नानक देव का जन्म आपका तलवंडी में हुआ, ऑप्शन नंबर सी तलवंडी को टिक कर लो, आपका राइट आंसर है। चलो भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्नलिखित में से कहां से आया था, भाई साहब मेडिवल ट्रेवलर मार्को पोलो कहां से आया था, बताइए भाई। दोस्तों मध्ययुगीन यात्री है मार्को पोलो, ये आपका बेसिकली आपका वेनिस से आया था, वेनिस कंट्री से आया था। और ये आपका दोस्तों मार्को पोलो, ये आपका जो मार्को पोलो दोस्तों इसको एशिया पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति माना जाता है। और ये आपका दोस्तों आपका कहां से आया था भाई, वेनिस से आया था, तो ऑप्शन नंबर ए वेनिस को टिक कर लिया, आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए ये खैर इतने 2-3 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन वाइज है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मुगलों के संदर्भ में आखिर इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। पहला वाला कथन देखो भाई साहब, बेपित्त पक्ष में से तैमूर के वंशज थे, ये बात तो यार बिल्कुल सही है, तैमूर के वंशज थे भाई, बाबर है, बाबर की मम्मी तैमूर वंश से बिलोंग करती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये तो आपका बिल्कुल सही है, बी वाला है भाई साहब। मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफराज सियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते थे, ये बात यार बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लिया, आपका राइट आंसर है। ठीक है, बाबर आपका फर्क नजर आ सकता है। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र यानी बेल्ट को तुरान के रूप में दर्शाया गया है, तो निम्नलिखित मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में दोस्तों आखिर में से किस भौगोलिक क्षेत्र यानी कि बेल्ट को तुरान के रूप में दर्शाया गया, तो तुरान के रूप में साथियों मध्य एशिया को दर्शाया गया, ऑप्शन नंबर मध्य एशिया का राइट आंसर हो जाएगा। तुरान मध्य एशिया का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है। ठीक है, निम्नलिखित में जाके कौन से लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है, तो वो है आपके विंसेंट स्मिथ ने कहा है, ऑप्शन नंबर विंसेंट आर्थर स्मिथ एक ब्रिटिश इतिहासकार थे और इन्होंने दोस्तों भारत के इतिहास पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। और इन्होंने दोस्तों अनेक भारतीय इतिहासकारों ने उनके इतिहास लेखन को पश्चात मतलब पक्ष लिया है उनकी बातों को, और इन्होंने अकबर के दीन इलाही को मूर्खता का स्मारक भी कहा है आपका विंसेंट स्मिथ, जो कि बहुत ही फेमस इतिहासकार हुआ करते थे, ब्रिटिश इतिहासकार थे आपके विंसेंट स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी, तो यार आपका जो डीसी सरकार ने कौन से वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेख शब्दावली प्रकाशित की थी, तो इन्होंने डीसी स्मिथ ने डीसी सरकार ने ये आपकी शब्दावली 1965 से लेकर 66 में प्रकाशित की थी। ठीक है, पाकिस्तानी किस शहर को गार्डन ऑफ द मुगल या फिर सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है, पाकिस्तान का कौन सा शहर है इसको हम लोग गार्डन ऑफ द मुगल या फिर गार्डन सिटी ऑफ गार्डन भी कहते हैं, तो पाकिस्तान का वो शहर है आपका भाई साहब लाहौर, ऑप्शन नंबर लाहौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है, और इसे हम लोग और इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, सिटी ऑफ गार्डन के नाम से भी जानते हैं लाहौर को। ठीक है,
चलिए, काफ़ी अधिवेशन लाहौर में ही हुए हैं, जो कि पाकिस्तान वाले अधिवेशन में लाहौर में हुए हैं मोस्टली। राजस्थान के किले में जयमल और फत्ता सूरबीरों के सम्मान में छतारियाँ बनाई गई थी, जिन्होंने जिन्होंने बस 5068 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये प्राण त्याग दिए थे किसने भाई? जब चित्तौड़ किला में। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान में जो स्थित जो चित्तौड़ का किला है, यानी कि चित्तौड़ फोर्ट है, इसमें दोस्तों दो छतरियाँ आपकी जयमल और फत्ता जैसी सूरबीरों के सम्मान में बनाई गई थी। और ठीक है, और इन्होंने दोस्तों जब युद्ध हुआ था, अकबर ने युद्ध किया, जब घेराबंदी की थी, उस समय इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, तो दोस्तों जयमल और फट्टा सूरबीरों के सम्मान में दोस्तों छतरियाँ बनाई गई थी चित्तौड़ किले में। और जब अकबर ने 5060 में घेराबंदी की थी, तब उस समय जिन्होंने प्राण त्याग दिए थे उनके, ठीक है, उनके उपलक्ष्य में बनाई गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजा चित्तौड़ किला है, जो कि राजस्थान में आपका स्थित है। ठीक है, ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी तकलीफ हो, बताइए, आपके साइड और बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो यार हमने आपको दोस्तों पूरा मेडिकल हिस्ट्री आपको कंप्लीट करा दिया है। आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में चीजें आई हो। किसी प्रकार का डाउट हो वो भी बताइए, आपके साइड और बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। और लास्ट में अपना जरूर बताइएगा, लास्ट में आपको कितने क्वेश्चन सही है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग आपसे आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हर क्वेश्चन का आंसर देने के मैं आपको 3 सेकंड का समय दे रहा हूं, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा भाई। लास्ट में जरूर बताइए आपके आपके आखिर आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं भाई। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है साथियों आपका, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर आखिर किसने हस्ताक्षर किया था, नहीं सिग्नेचर किए थे। ठीक है, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने के लिए आखिर इंस्ट्रूमेंट जो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर आखिर किसने साइन किए थे, मतलब कौन सी ईस्वी में साइन किया गया था। ठीक है, तो साथियों जो भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर 19 दिसंबर 1961 में साइन किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका 19 दिसंबर 1960 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका गोवा से पुर्तगाली शासन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, गोवा में साथियों पुर्तगाली शासन था, और फिर इसके बाद गोवा से आपको पुर्तगाली भाग गए थे। ठीक है भाई, और ऑपरेशन विजय बेसिकली कार्रवाई चलाई गई थी, उसके तहत ऐसा हुआ था, ऑपरेशन विजय के तहत हुआ था, और जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था। 18 दिसंबर 1961 को इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था, जिससे गोवा से आपके पुर्तगाली आजाद, गोवा से पुर्तगालियों को भगा दिया गया था। ठीक है, और फिर गोवा आपका 25वां आपका स्टेट बन गया था, 25वां गोवा राज्य बन गया था आपका। ठीक है, और दमन आपका केंद्र शासित प्रदेश बना था। दोस्तों दमन और दीप में भी पुर्तगाली थे, और दमन द्वीप और आपके गोवा से हटा दिए गए थे, पुर्तगाली भगा दिए गए थे। ठीक है, और ठीक है मेरे भाई, तो आपका 19 दिसंबर 1961 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 दिसंबर 1961 को आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किया गया था, जिसके तहत पुर्तगालियों को गोवा से भगा दिया गया था, गोवा और दमन से भगा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र है? चलो यार पुर्तगाली संबंध आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। खैर चलो देखो भाई, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पुर्तगालियों की। दोस्तों सबसे पहले भारत में यूरोपियन आगमन, भारत में यूरोपीय आगमन में क्या होता है साथियों, आपके सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, विदेशों से जब कौन आते हैं, पुर्तगाली आते हैं। और पुर्तगाली भाई सब कब आते हैं, पुर्तगाली का सबसे बड़ा पहले आने वाला पुर्तगाली कौन था, वास्को डी गामा था, जो कि भाई जब 17 मई 1498 को ये आता है। ठीक है, और ये कहां पर आता है भाई, जब कालीगढ़ में आता है। कालीगढ़ जो कि इस समय आपका कोझिकोड है, जब कालीगढ़ पुराना नाम था, अब आपका कोझिकोड है। कोझिकोड जो कि आपका केरला में आता है, कोझिकोड बंदरगाह पर आता है। ठीक है, और ये आपका 17 मई 1498 को आता है। और 1498 में जैसे ही आता है, फिर उसके बाद इस देखता है भाई साहब यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, इंडिया में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो इसने दोस्तों जो नीड थी, सबसे पहले इसने दोस्तों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की इसने स्थापना की, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की वास्को डी गामा द्वारा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसने की थी। ठीक है मेरे भाई, और इसके अलावा साथियों, और फिर आपका बड़ी ये जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है, फिर उसके 1503 में इसको सफलता मिलती है। 1503 में ये पहली फैक्ट्री खोलता है, पहली फैक्ट्री खोलता है, जो कि भाई जब कोचीन में खोलता है। भाई जब कोचीन में दोस्तों इसलिए जो कोचीन में फैक्ट्री पहली खोलता है, और ठीक है कोचीन में खोलता है, कोचीन जो कि केरला में आता है, वहाँ पर ये पहली फैक्ट्री खोलता है, यहाँ से इसको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। फिर उसका दोस्तों पुर्तगाली बोलता है भाई साहब यहाँ पर इंडिया में बहुत ज़्यादा व्यापार करने का मतलब है, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा मतलब सफलता मिलती है इस फैक्ट्री से। फिर उसके बाद दोस्तों 1505 से लेकर 1509 तक फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर जो कि फ्रांसिस डी अल्मोड़ा बनता है। फिर उसके बाद दोस्तों सेकंड गवर्नर आता है अल्फानो डी अल्बुकर्क भी सेकंड गवर्नर बनता है। ठीक है, और जो आपके ये दोस्तों फर्स्ट मूवर थे पुर्तगाली, बेसिकली फर्स्ट मूवर किस के थे, सुनना बात को अच्छे से। पुर्तगाली साथियों फर्स्ट मूवर थे, फर्स्ट मूवर यानी कि सबसे पहले पुर्तगाली क्या क्या लाए थे बच्चा, पुर्तगाली जो आपका आलू है ना, एग्जाम में आता है भाई साहब आलू कौन लाता, तो आलू की जो खेती है सबसे पहले पुर्तगाली लाए थे, आलू सबसे पहले पुर्तगाली के शासन में स्टार्ट किए गए थे आलू बोना। ठीक है, कृषि की शुरुआत भी इन्हीं के शासनकाल में हुई थी, कृषि की शुरुआत भी इन्हीं लोगों ने की थी, खेती की शुरुआत की थी। और तंबाकू की खेती भी इन्होंने लगाई थी, तंबाकू की खेती भी इन्होंने लगाई थी। ठीक है, इसके अलावा साथियों इन्होंने लाल मिर्चा
लाल मिर्च से भाई साहब इन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा मिला था। केरला में दोस्तों होता क्या है, केरला में दोस्तों यहाँ पर बहुत मसाले के लिए केरला बहुत ही यार फेमस है, मसाला बहुत ज्यादा होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर दोस्तों लाल मिर्च की खेती बहुत तरीके से लाल मिर्च की से 10 गुना प्रॉफिट मिल गया था। और इसके अलावा इन्होंने जहाज का निर्माण भी पुर्तगाली ने ही किया। अब चूंकि भाई साहब आपके यूरोपीय थे, मतलब पुर्तगाल से आए थे, तो है ना यहाँ इनको जाना पड़ता था समुद्र के लिए, तो मतलब सामान का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था इंडिया से और देशों में जाता था। ठीक है, तो ये अपने अपने कंट्री में ले जाते थे, मतलब अपने देशों में ले जाते थे, तो इसके लिए इन्हें जहाज की आवश्यकता थी। इन्होंने दोस्तों जहाज निर्माण की शुरुआत की पुर्तगालियों ने। साथ ही दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत पुर्तगालियों ने की। प्रिंटिंग प्रेस की पहली प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी आपकी पुर्तगालियों ने की, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। ठीक है भाई, और पहली प्रिंटिंग प्रेस भाई जब कब लगाई थी, जो पहली प्रिंटिंग प्रेस है आपकी 57 में लगाई गई थी भाई, जब कहाँ पर, गोवा में लगाई गई थी, गोवा में लगाई गई थी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या भाई। फिर उसके साथियों के डच आते हैं, पुर्तगालियों के डच आते हैं, फिर आपके अंग्रेज आते हैं, इस प्रकार से साथियों क्रम चलता है, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच, ये सब आपके आते हैं। चलो, निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 1954 तक पुर्तगाली उपनिवेश था? ठीक है, तो वो आपका दमन और बेसिकली वो था आपका दादरा और नगर हवेली। ऑप्शन नंबर बी दादरा और नगर हवेली राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली 1954 तक दोस्तों पुर्तगाली उपनिवेश था। और ठीक है, और इसे जब 2 अगस्त 1954 को पुर्तगालियों के शासन से मुक्ति मिली थी आपके बेसिकली दादरा और नगर हवेली को। फिर उसके बाद गोवा से, फिर उसके बाद आपका गोवा और साथ ही साथ आपके दमन और दीप से भी आजादी मिल गई थी पुर्तगालियों से। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 1498 में कौन प्रथम यूरोपीय था जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नया समुद्र मार्ग खोजा? साथियों इसी ने दोस्तों मतलब ये पहला यूरोपीय था, यानी पहला पुर्तगाली ही था ये, और जिसने दोस्तों समुद्र मार्ग की खोज की थी, जो कि आपका कहाँ पर आया था, 1498 में आया था, 17 मई 1498 को आया था, जो कि भाई साहब वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा आया था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ये पुर्तगाली नाविक था, और जिसने 1498 में ये भारत में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वास्को डी गामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भाई साहब कहाँ पर आया था ये, आपका कालीकट में आया था, कालीकट के बंदरगाह पर आया था, और जो वर्तमान आपका कोझिकोड वो जगह है, कोझिकोड। ठीक है, कोझिकोड पर आया था आपका। ठीक है भाई, चलिए, भारत की तरफ आने वाली समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? भाई समुद्र मार्ग की खोज आपकी वास्को डी गामा ने की थी। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। ये आपका ये पहला यात्री था, मतलब पहला विदेशी जो जिसने समुद्र मार्ग की खोज की, पहली बार ये भारत आया था, जो कि साथियों वास्को डी गामा इसका नाम है। और ये आपका कालीकट जो कि आपका कोझिकोड केरला में आया था। ठीक है, और इस बंदरगाह पे आया था ये। ऑप्शन नंबर बी इसका वास्को डी गामा इसका राइट आंसर है। डेट याद रखिएगा 17 मई 1498, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा आपका भारत में आया था। इसने दोस्तों समुद्र मार्ग की खोज की थी कब, 17 मई 1498 को। ठीक है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट जो कि आप वर्तमान में कोझिकोड है, कोझिकोड में आया था? तो साथियों वास्को डी गामा बेसिकली आपका 1498 में कालीकट या कोझिकोड आया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, इसको टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस खोजकर्ता ने 1498 ईस्वी में भारत के लिए एक समुद्र मार्ग की खोज की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी, मैं बता चुका हूं। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहां आया था? साथियों वास्को डी गामा भारत में 1498 में आया था, जो कि भाई साहब कहां आया था, कालीकट में आया था, जो कि इस समय कोझिकोड वो जगह है। ठीक है, आपका केरला बच्चा जगह पर आता है, केरला आपका ये है केरला। ठीक है भाई, यहाँ पर आपका आया था। बहुत ही शानदार जगह है केरला, और मसालों के लिए उसको फेमस है केरला। मसालों का सबसे टॉप पर स्टेट है आपका केरला, यहाँ पर मसाले सबसे ज्यादा होते हैं, अग्रिम मसालों का उत्पादन होता है यहाँ पर। भाई साहब आपके केरला में क्या नहीं है, केरला को बहुत यहाँ पर मुन्नार बहुत सारी जगह दोस्तों केरला में है। और ठीक है भाई, केरला की दोस्तों अगर हम बात करें एजुकेशन के मामले, तो एजुकेशन के मामले केरला सबसे टॉप पर है, यहाँ पर साक्षरता सबसे ज्यादा केरला में। ठीक है, चलिए, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पहला यूरोपीय भी मैंने बताया आपको पुर्तगाली था, और जो कि आपका वास्को डी गामा था, जो कि पहली बार भारत आया था, जो कि 17 मई 1498 को भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के सबसे व्यापार संबंध स्थापित किया था? सबसे पहले दोस्तों भारत में व्यापार संबंध स्थापित किसने किया? मैंने अभी आपको हिस्ट्री बताई दोस्तों। सबसे पहले पुर्तगालियों ने की था, इन्होंने पहली फैक्ट्री चलाई, फिर उसके बहुत ज्यादा सफलता मिली, फिर उसका धीरे धीरे करके लोग आगे चीजें करते गए, एक्सपेंशन। तो ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सबसे पहले व्यापार किया। गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों सबसे ज्यादा गोवा का मतलब सबसे ज्यादा जो पुर्तगाली है आपके गोवा में रहे थे, और गोवा के जो चर्च वगैरह थे ये सब आके किसने बनवाए थे? तो भाई जो गोवा के चर्च है ना, ये आपके पुर्तगालियों ने बनवाए थे, और जो भी चर्च और कॉन्वेंट ये सब आपके पुर्तगाली द्वारा बनवाए गए थे। ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूरे भारत से तो इन्हें भगा दिया गया था, और लास्ट में दोस्तों गोवा बचा था आपका, और आपका दमन और दीप बचा था, जहां से दोस्तों पुर्तगालियों के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, भाग नहीं रहे थे। फिर दोस्तों इसके 36 घंटे कार्रवाई की गई, और ऑपरेशन विजय के नाम चलाया गया, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया। और फिर इनको ऑपरेशन विजय चला, जिसमें इनकी काफी इन लोगों की हत्या कर दी गई थी, और इनको पूरी तरह से गोली चलाई, इन लोगों पर गोली चलाई गई थी। और फिर इसके बाद साथियों इन्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी, इन्हें भागना पड़ा, इन्हें भगा दिया गया अच्छे से। और फिर 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चला। फिर 19 दिसंबर 1961 को आपका गोवा और दमन द्वीप से पुर्तगाली भाग गए थे, इन्हें भगा दिया गया। फिर आपका गोवा यहाँ से आजाद हो जाता है। ठीक है, तो पुर्तगालियों से। तो ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो ना, तो बताइए, आपके साइड और बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? आखिर पुर्तगालियों ने गोवा को आखिर कौन से वर्ष में अधिकृत किया?
तो बताइए भाई साहब, चलिए जल्दी से बताइए। चलिए दोस्तों, गोवा को आके पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कैप्चर किया? तो भाई जब पुर्तगालियों ने गोवा पर कैप्चर किया 1510 में, 1510 में इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया था। ठीक है। और भाई साहब पुर्तगाली जो यहाँ के संस्थापक कौन थे भाई साहब? भारत में जो दोस्तों पुर्तगाली शक्ति के जो संस्थापक थे वो आपके अल्फ्रांसो दी अल्बुकर्क थे, जो कि यहाँ के सेकंड पुर्तगालियों के सेकंड गवर्नर जनरल थे, जिनका शासनकाल 1509 से लेकर 1515 तक चला है। ये आपके सेकंड गवर्नर थे अल्फेनो दी अल्बुकर्क। ठीक है। और सबसे ज्यादा मतलब पुर्तगालियों में सबसे ज्यादा मतलब खतरनाक यही था। ठीक है। और इसने दोस्तों गोवा को आपका अधिकृत कर लिया था, गोवा को कैप्चर कर लिया था 1510 में। ठीक है। ओके भाई। और गोवा से कब भगा दिया गया था? तो 1961 में गोवा से भगा दिया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? भाई जब पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था वो मैं आपको बता चुका हूँ साथियों। पहला पुर्तगाली वायसराय तो आपका कौन था भाई? कौन था भाई? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, अभी जस्ट मैंने आपको बताया हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका पहला पुर्तगाली वायसराय था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ये आपका पहला आपका बेसिकली पुर्तगाली वायसराय या फिर पहला गवर्नर पुर्तगाली वायसराय था। और फ्रांसिस डी अल्मीड़ा था, और जिसका शासनकाल आपका 4 साल इसने शासन किया, 1505 से लेकर 1509 तक इसने शासन किया। फिर उसका सेकंड गवर्नर जनरल थे 1505 मतलब 1509 से लेकर 1515 तक रहा, जो कि आपका अल्फेनो दी अल्बुकर्क रहा, जो कि सेकंड गवर्नर जनरल था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे। तो 1605 में भाई साहब अब आते हैं भाई साहब के डच आते हैं। ठीक है। पहला डच कौन था भाई साहब? पहला डच आपका था भाई साहब, फर्स्ट डच था जो भारत आने वाला, जो कि आपका कार्नेलियस हॉटमैन या आपका हॉट्समैन था, ये पहला डच था। और डचों ने उसने 1600 में, अब चूंकि पुर्तगालियों को सफलता यहाँ से मिलती गई, तो आपके जो भी एशियन कंट्रीज हैं, जो भी आपके मतलब पड़ोसी देश हैं, उनको पता लगा भाई भारत में हम कैप्चर इजीली कर सकते हैं। भारत के लोग बहुत इमोशनल होते हैं और हम इजीली यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं चीजें। फिर उसके बाद दोस्तों डच आपके आते हैं, डच भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। फिर डच को सफलता मिली, फिर उसके आपके अंग्रेज आते हैं। इस प्रकार साथियों सिक्वेंस चलता क्या? ठीक है। वो होता है ना भाई साहब, अगर आपने कोई मोहल्ले में दुकान डाली, कोई जगह पे आपने दुकान डाली, अब फॉर एग्जाम्पल यार कोई भी जगह पे आपने दुकान डाली, आप मान लो फर्स्ट मूवर है, अब आपको वहां से सफलता मिल रही है, आपकी दुकान बहुत चल रही है, तो और लोग देखेंगे, वो आपकी जैसा वैसा करने की कोशिश करेंगे, हम इसका कॉम्पिटिटर बन जाए, यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है तो हम भी क्यों ना पत्ती डाल दें। ऐसे दोस्तों इनके साथ भी हुआ, पहले पुर्तगाली आए, फिर आपके डच आए, फिर आपके उसके अंग्रेज आए। इस प्रकार साथियों सिक्वेंस चला, फिर आपके अंग्रेजों की सफलता को मिली, फिर उसके अंदर का डेनिस भी आ जाते हैं, फिर उसके आपके फ्रांसीसी आते हैं। इस प्रकार साथियों आपका सिक्वेंस चलता है। और ठीक है भाई। और क्वेश्चन आपका, व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए। तो 1605 में जो मछलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री थी डचों की पहली फैक्ट्री थी, जो कि इन्होंने अपनी पहली जो फैक्ट्री वो मछलीपट्टनम में लगाई थी, जो कि मछलीपट्टनम भाई कहाँ पड़ता है? आपका आंध्र प्रदेश में है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका आंध्र प्रदेश से मछलीपट्टनम पड़ता है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो कि 1605 में खोली थी, और डचों ने अपनी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उन्होंने 1602 में की, फिर उसके उन्होंने पहली फैक्ट्री 1605 में खोली डचों ने। और इन लोगों का मेन बिजनेस क्या था? डचों का मेन बिजनेस था भाई जब मतलब सूती वस्त्र का इन्होंने उद्योग किया था। इन्होंने सूती वस्त्र की फैक्ट्रियां डाली थी, और नील उद्योग इन्होंने डचों ने किया था। ठीक है। अब 1759 में फिर क्या होता है? ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी सिक्वेंस चलता है, और फिर डचों को साथियों फिर आपका युद्ध होता है, और 1759 में डच रहते हैं 1605, फिर डच आपके रहते हैं आराम से, की बिजनेस चलता है। फिर 1759 में आ जाते हैं आपके अंग्रेज। अब फिर अंग्रेज वर्सेज डचों का युद्ध होता है, जिसमें जो कि युद्ध का नाम था बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध था, हिंदी भाई साहब समझिएगा अच्छे से आप। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी में लिखा हूँ तो शब्द को देखिएगा, है ना। तो बेदरा का युद्ध जो कि डचों और अंग्रेजों के बीच होता है, जिसमें डच हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। यहाँ से डचों को भगा दिया जाता है, और ये भाग कर कहाँ जाते हैं? नीदरलैंड ये लौट जाते हैं। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डचों ने दोस्तों अपनी व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां खोली थी डचों ने। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, डचों ने राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मछलीपट्टनम भाई आपका आंध्र प्रदेश में आता है, याद रखिए। एकदम कभी पूछ लेता मछलीपट्टनम आखिर कहाँ पर था, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताइए, आपके साइड और दोस्तों क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है। चलिए भाई आगे चले, आपकी आज्ञा हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? भाई जब ब्रिटिश शासकों ने आकर भारत पर लगभग कितने वर्षों तक, कितने साल तक शासन किया? तो साथियों ब्रिटिश शासकों यानी कि ब्रिटिशर्स की अगर मैं बात करूं, यानी कि अंग्रेज। ठीक है। पहला अंग्रेज भाई साहब कौन था? पहला अंग्रेज था आपका जॉन मॉल्डन हल था। और अंग्रेजों ने दोस्तों पहली फैक्ट्री कब खोली थी? 31 दिसंबर 1600 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। 31 दिसंबर 1600 में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जो कि लंदन में की थी। फिर 1608 में आपके कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था, रिप्रेजेंटेटिव था। और फिर 1611 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली, जो कि आपकी मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोली थी। ठीक है। और 1613 में सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री डाली थी। ठीक है। और इस प्रकार साथियों अंग्रेजों ने लगभग भारत पर 200 साल आक्रमण किया, शासन किया। 200 साल अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, और कब से कब तक किया? 1757 से लेकर आपका 1947 तक इन्होंने शासन किया अंग्रेजों ने। ठीक है। तो लगभग 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर ये 200 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में 17 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की किसके द्वारा अनुमति दी गई थी? बताइए। भारत में दोस्तों 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की आखिर किसको अनुमति दी गई? तो ये आपकी अनुमति दी गई भाई किसको, बताओ। मतलब क्वेश्चन एग्जाम में क्या बोल रहा है सुनना बात को। भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की अनुमति किसके द्वारा दी गई? किसके द्वारा दी गई? आखिर कौन सा मुगल सम्राट था उस समय पर? यानी कि 1617 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब व्यापार करने की स्वीकृति किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो 1617 के समय भाई साहब कौन था आपका? जहांगीर था। तो ऑप्शन नंबर डी जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने अनुमति दी थी और ठीक है भाई, उस समय आपका जहांगीर था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जहांगीर काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? साथियों जहांगीर दरबार में पहला अंग्रेज कौन था जो कि आया था? तो वो पहला अंग्रेज था जो कि 16 मतलब जहांगीर के दरबार में आया था, जो कि कैप्टन विलियम हॉकिंस था। ऑप्शन में भी कैप्टन विलियम हॉकिंस ये पहला अंग्रेज था जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। और 1608 में ये दोस्तों इसको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया था कैप्टन विलियम हॉकिंस को भारत का। ठीक है, चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भाई जाके कौन से वर्ष में हुई? तो यार ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है ये आपकी हुई थी, बिल्कुल सही, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1600 में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो कि लंदन में की गई थी। 31 दिसंबर आपकी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लंदन में। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्रदान करने वाला चार्टर या इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से किस वर्ष प्राप्त किया था? तो ये चार्टर दोस्तों जो आपकी इंग्लैंड की रानी थी, जो कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम से इन्होंने चार्टर यानी कि अधिकार व्यापार करने के लिए इन्होंने जो चार्टर था वो प्राप्त किया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ये आपका किया था ऑप्शन नंबर 1600 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1600 में किया, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसके बाद हो जाती है। ठीक है, चलिए किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार करने के लिए निगमित किया गया था? तो ये आपका 1600 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश को राजनीति शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी? साथियों ब्रिटिश को आखिर राजनीति शक्ति है किसके बाद प्राप्त हुई थी? तो साथियों ब्रिटिश को जो राजनीति शक्ति है ये आपकी कौन सी आके युद्ध के बाद प्राप्त हुई थी? तो साथियों जो ब्रिटिशों को जो पॉलिटिकल पावर है ये आपकी पूरी पावर प्लासी के युद्ध के बाद मिली थी, जो कि आपका प्लासी का युद्ध हुआ था भाई, कब हुआ था? 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसमें ब्रिटिश जीत गए थे और फिर इसके बाद इन्हें जो आपका ब्रिटिशर्स बस नवाब सिराजदौला के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें नवाब सिराजदौला हार गया था और ब्रिटिशर्स जीत गए थे। फिर इसके बाद इनको ब्रिटिश को पॉलिटिकल पावर यहाँ से मिल गई थी प्लासी के युद्ध से, जो कि आपका 23 जून 1757 को हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता कई बार प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आपको बता दियो 23 जून 1757 को ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट किसके दरबार में भेजा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्तों 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए किसके दरबार में आके भेजा था? तो ये आपका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जहांगीर के दरबार में सबसे पहले आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था, जो कि भारत का रिप्रेजेंटेटिव बन के आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के आया था भारत में। और 1608 में आपका सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने की जहांगीर के दरबार में आया था और फिर जहांगीर ने यहाँ से अनुमति इसको दे दी थी। और फिर 1611 में उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री आपकी मछलीपट्टनम में खोली थी। फिर उसके बाद इन्होंने सूरत में अपनी स्टाई फैक्ट्री डाल दी थी अंग्रेजों ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? साथियों ब्रिटिशों ने आकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आके पुर्तगालियों को कौन से युद्ध में हराया था? ठीक है, तो वो युद्ध कब हुआ था साथियों? वो युद्ध बेसिकली पुर्तगाली वर्सेस अंग्रेजों के बीच हुआ था, जो कि भाई साहब कब हुआ था? तो ये आपका बताइए, जल्दी से बताइए अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए, आपका मैं कमेंट देख रहा हूँ, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बैटल ऑफ सोवाली, यानी कि सोवाली का युद्ध के बाद दोस्तों इसमें पुर्तगाली हार गए थे, फिर उसके बाद अंग्रेज आ गए थे, जो कि आपका दोस्तों सूरत में युद्ध हुआ था सोवाली की लड़ाई। ठीक है, सोवाली की जो लड़ाई है जो कि आपका सूरत में हुई थी और ये आपका 29 से 30 आपका नवंबर के बीच हुई थी, जो कि आपका 1612 में युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों आपके फिर पुर्तगाली हार गए थे। फिर उसके बाद ये आपके गोवा तरफ शिफ्ट हो गए थे पुर्तगाली, और यहाँ से दोस्तों ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया में फैल गए थे। और बैटल ऑफ सोवाली राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि आपका 29 से 30 नवंबर 1612 को ही हुआ था। किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? तो ये आपका 1858 में सौंप दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1858 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1857 की जो क्रांति के बाद दोस्तों अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को दोस्तों समाप्त कर दिया गया और भारत की सत्ता को ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया था। ठीक है, 1858 में सारागढ़ी की लड़ाई, जो आपका सारागढ़ी की लड़ाई है आगे कौन से वर्ष में हुई थी? साथियों सारागढ़ी की जो लड़ाई है जो आपकी 12 सितंबर 1897 को ये हुई थी, और ये आपके ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगानों के बीच हुई थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1897 इसका राइट आंसर होगा। 12 सितंबर 1897 में युद्ध हुआ था।
अगला क्वेश्चन 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? 1774 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में आके फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता में किया गया। ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता को टिक कर लिया, राइट आंसर है आपका। चलिए बांडी बास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने आखिर किसको हराया था? साथियों जो आपका बैटल ऑफ बांडी बस हुआ था यानी कि बांडी बास का युद्ध हुआ, उसमें इंग्लिश सेना ने आखिर किसको हराया था? तो साथियों इंग्लिश सेना ने आपका फ्रांसीसी को हराया था। ऑप्शन नंबर भी फ्रांसीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बांडी बस का युद्ध हुआ था इसमें इंग्लिश सेना ने आपका यानी अंग्रेजों ने आपका फ्रांसीसी को हराया था। अंग्रेजों के बाद दोस्तों आपके फ्रांसीसी आते हैं और फिर बेसिकली डेनिस भी आते हैं, फिर उसके बाद आपके फ्रांसीसी आते हैं। और फ्रांसीसी ने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में खोली जो कि आपकी सूरत में उन्होंने फैक्ट्री खोली थी। ठीक है,